हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन होगा जनरल साइंस को कवर करने के रिगार्डिंग। हम लोग इस चैनल पर जितने भी जनरल साइंस में सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, डिटेल में यहाँ कवर करेंगे। कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी विथ डिटेल। PYQs MCQs भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर आप यहाँ सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कह रहा हूँ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान की भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में हम लोग यहाँ बायोलॉजी को सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम फिजिक्स को कवर करेंगे और फिर हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे और पूरा जनरल साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। आप कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको मजा आने लगे तो आप वीडियोस को रेगुलर देखना। ऐसा नहीं करना कि कुछ वीडियोस तो देखने लगे और फिर लास्ट में आपको लगे कि छोड़ दो ना, बहुत लंबा टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना है और 100% कवर करना है, आपको लगता है कि पूरा किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हर प्रश्न का उत्तर यहाँ आपको देखने को मिले, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, कैसे जनरल साइंस को बनाया गया, कैसे हमारे लिए एग्जाम में पैटर्न बनता है, कौन कौन से अजीब से अटपटे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम लोग कई बार लगता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और हजारों बच्चे वहां जाकर स्किप कर देते हैं। उन सारे प्रश्नों का भी इन छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले साइंस यानी विज्ञान। क्या है विज्ञान? विज्ञान जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? एक लैटिन वर्ड से हुई। किस वर्ड से? एक लैटिन वर्ड से। और ये जो लैटिन वर्ड है कौन सा है? सिंटिया। क्या है? सिंटिया। सिंटिया वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंटिया। आप जानते हैं सिंटिया का मतलब क्या है? हम विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जानना होता है, हमें नॉलेज की जरूरत होती है, इसलिए। सिंटिया का मतलब है नॉलेज और टू नो, जानना कि ये चीज कैसे हो रही है। इसके लिए हमारी जो क्यूरियोसिटी है हमारे दिमाग में, हम उस चीज को जानने की, तो वो क्या है? विज्ञान। विज्ञान में हम क्या करते हैं? चीजों के बारे में जानते हैं। तो सिंटिया वर्ड कहां से लिया गया? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन की बात करूं, अगर पूछ ले कि चलिए एक लाइन में आपको बताना है कि विज्ञान क्या है, तो दो वर्ड्स आपको यहां ध्यान रखने हैं। एक तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त और लोगों के द्वारा प्रमाणित। लोग कौन है? बहुत सारे वैज्ञानिक, रिसर्च होल्डर, वो क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि इस प्रोसेस को करने से ऐसा होता है। जैसे H2 और O रिएक्ट करके आप क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोसेस के थ्रू है ना। तो प्रकृति के द्वारा तो प्रदत्त हो गया, और लोगों के द्वारा प्रमाणित, क्लासिफाइड, वर्गीकृत और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो पता लगे कि साइंस क्या है। साइंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो नेचुरल साइंस एंड दूसरी है आपकी फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब आप जानते हैं ना, जूलॉजी और बॉटनी, जहां हम बायोलॉजी वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, जूलॉजी और बॉटनी। अगर मैं आपको बात करूं कि फिजिकल साइंस में है फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। यहां से हमें पता लगा कि साइंस वर्ड कहां से बना, कौन से लैटिन वर्ड से मिलकर आना, उसका मतलब क्या है, विज्ञान की, साइंस की डेफिनेशन क्या है, और हम साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी, हमें पता है नेचुरल साइंस में बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान में समझने से ही पता लग रहा है कि नाम में ही जीव है, यानी साइंस की, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग जीवधारियों के, जितने भी जीवधारी होंगे उन सबका डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। वो क्या होती है? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड है, जैसे साइंस वर्ड का डाइवर्जन हुआ, वैसे ही बायोलॉजी की उत्पत्ति, बायो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। लोगोस बायोलॉजी, लोगोस यानी स्टडी, अध्ययन करना, और बायोस यानी लाइफ, जहां हम लोग लाइफ के बारे में जानते हैं, जीवन के बारे में जानते हैं, वो क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है, अब आपको पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ जियोग्राफी होता है। ऐसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल और अरस्तु। कई बार ऐसे समझते हैं कि अलग अलग नाम होंगे, लेकिन बायोलॉजी में अरस्तु और अगर मैं बात करूं एरिस्टोटल, तो बस ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इनको बोला जाता है, हिंदी में इनको हम अरस्तु बोलते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल और अरस्तु है। जीव विज्ञान की डेफिनेशन क्या है?
देखो, जीव विज्ञान जहां जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। जो जीवधारी हैं उनके अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। और जो बायोलॉजी वर्ड कहां से आया, कौन लेकर आए? दो साइंटिस्ट थे। 1801 में 1801 में लेमार्क जो कि एक फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, और ट्रेविरेंस जो कि जर्मन साइंटिस्ट है, उन दोनों ने कंबाइंड रूप से क्या दिया? बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द के बारे में बात की 1801 में, 1801 में। अब बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। यहां से आपको थोड़ा सा डाइवर्जन पता लग जाएगा कि बॉटनी और जूलॉजी वर्ड बने कैसे। वनस्पति विज्ञान और आपका जंतु विज्ञान। बॉटनी एक वर्ड से बना है, बॉटने, जिसका मतलब होता है हर्ब्स, हर्बल। हम कहते हैं हर्बल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो पादपों से बने हैं, प्लांट से बने हैं। यानी बॉटने वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है हर्ब्स या प्लांट या पादप। जहां हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, जहां वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान होती है, बॉटनी होती है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु थे। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, कौन थे? थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक थी वो बुक थी हिस्टेरिया प्लांटेनम। इस बुक में क्या किया था? उन्होंने 500 लगभग 500 से ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में बात की, पादपों के बारे में बात की, उनकी डिटेल की, उनका क्लासिफिकेशन किया, उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात की। और फादर किसको कहते हैं? जो उस फील्ड में सबसे ज्यादा काम करता है। 500 उस समय पे 500 से ज्यादा पादपों के बारे में बात की, इसलिए इनको फादर ऑफ क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। अब आता है जूलॉजी। जू कहां से बना है? जून से बना है, इसका मतलब होता है एनिमल। और लोगो यानी स्टडी, जहां हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जानवरों के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वही फादर ऑफ जूलॉजी है, यानी एरिस्टोटल है, अरस्तु है। इन्होंने भी हिस्टेरिया एनिमिलियम जो बुक लिखी, उसमें लगभग 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा जंतुओं के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन किया, उनकी स्टडी बताई। तो फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड भी कर लिया है कि कौन है। अब जो डिटेल हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में, सबसे खास बात क्या है पता है आपको? यहां हम ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने सुनी तो हो, पढ़ी तो हो, लेकिन उनके बारे में आप अच्छे से जानते नहीं हो। जैसे पहला ही वर्ड है बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार, ये पढ़ा होगा। और मैं खुद कह रहा हूं कि आप को कमेंट करके भी बताना है कि जैव उपचार क्या है। मेरे जानने से पहले, इस वीडियो को आगे जानने से पहले आपको कमेंट करना होगा जैव उपचार क्या है। बायो रेमेडीज, देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हेल्प से, उनकी सहायता से, यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से हमारा जो वातावरण में वायु आ जाती है, मृदा आ जाती है, जल आ जाता है, इन सब में जितने भी प्रदूषक हैं उनको नष्ट करना ही क्या है? जैव उपचार है, बायो रेमेडी है। बायो जीवन, जैव, और रेमेडी यानी उपचार, जैव उपचार। सूक्ष्म जीवों की सहायता से, उनकी हेल्प से वातावरण में प्रदूषकों को नष्ट करना ही जैव उपचार है, बायो रेमेडीज है। नीचे एग्जांपल में आप दो वर्ड सुन रहे हैं, सुपरबग या सुडोमोनास प्लूटिडा। ये क्या है? ये एग्जांपल है जैव उपचार के। एक भारतीय मूल के, यानी वो थे भारत के, लेकिन कहां की नागरिकता ले ली उन्होंने? अमेरिका की नागरिकता ले ली। इसलिए लिखते कैसे हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी ने जीन अभियांत्रिकी से, इस विधि के द्वारा, जीन अभियांत्रिकी के द्वारा सुपरबग को प्राप्त किया। यानी सुपरबग एक बायो रेमेडीज की तरह काम करते हैं। डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी ने जीन अभियांत्रिकी की मदद से क्या किया? सुपरबग को प्राप्त किया, जो कि हमारे वातावरण में प्रदूषकों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। ठीक है, सुपरबग काम क्या करते हैं सर? कैसे वर्क करते हैं? सुपरबग क्या है, थोड़ा डिटेल बताइए। सुपरबग ऐसे बायो रेमेडीज हैं जैसे समुद्र है, सी है, सी में क्या है? ये सी है, और सी में कुछ तेलीय पदार्थ आ गया तो क्या होगा? जब तेल की एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, तो पानी के अंदर जितने जीव हैं वो मरने लगेंगे। तो उसके लिए
जब तेलीय पदार्थ समुद्री स्थल पर आ जाते हैं, परत पर आ जाते हैं, तो इन सुपर बग्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि जो ज्यादा पॉइजनियस है, ज्यादा जहरीले तेलीय पदार्थ हैं, ऑयली सब्सटेंस है, उनको कम पॉइजनस वाले तेलीय पदार्थों में क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ज्यादा पॉइजन से कम पॉइजन की तरफ ले जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, प्रदूषकों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं जीवों के लिए। ठीक है, तो क्या करें, जैव उपचार में मदद करें। तो सुपर बग का मतलब कहां पता लग गया। एक वर्ड और है, ये भी अच्छा वर्ड है और इसमें भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जैव संवर्धन। हो सकता है आप पहली बार आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है तो बहुत लंबा है। ध्यान रखना, किसी भी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में आपको एक दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में कोई ऐसा नहीं पढ़ा सकता कि आप सब कुछ समझ लें। टाइम देना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को टाइम देना पड़ता है। आप हो सकता है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो हो सकता है जो लोग 6 महीने में कवर करते हैं 4 महीने में कवर कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 2-3 दिन में ही सब कुछ कवर कर लें। ऐसा नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। बहुत शुरुआत है, बहुत डिटेल में देखेंगे। यहां देख लोगे तो फिर कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी देता हूं। जैव संवर्धन, जैव संवर्धन का मतलब क्या है, किसी स्थान पर, किसी जगह पर बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उन प्रदूषकों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और ये पोषक तत्व प्रदूषकों को नष्ट करने में कार्य करते हैं, उनको जैव संवर्धन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों वर्ड्स ध्यान रखना, कौन कौन से दोनों वर्ड्स, जैव उपचार और जैव संवर्धन, दोनों वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से रखना है। अब क्या है, हम छोटे छोटे रूट वर्ड्स के बारे में जानेंगे और इन रूट वर्ड्स से बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, नई नई ब्रांचेस, नए नए वर्ड्स, नई नई टर्मिनोलॉजी निकल कर आएगी और जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। लैक्टो, लैक्टो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया याद आ रहा है, लैक्टो यानी मिल्क, दूध। लैक्टो जहां भी देखोगे वहां आप देखोगे, रिलेट करोगे कि वहां बात किसकी की जा रही है, वहां बात दूध की जा रही है, मिल्क की जा रही है। सेकंड वर्ड लिथो, लिथो वर्ड है, अच्छा वर्ड है। लिथो कहां से बना है, लिथो है स्टोन, पत्थर, चट्टान। फाइटो, फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पादप। इस वर्ड्स के यूज होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां वर्ड्स यूज हो रहे हैं और इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्रायो, क्रायो जो वर्ड होगा, चाहे क्रायोजेनिक ईंधन हो, ठीक है, फ्यूल हो, जहां बात करते हैं, क्रायो का मतलब है बहुत लो, वेरी लो टेम्परेचर, -50 तक, -150 टेम्परेचर, बहुत लो, बहुत कम। एक है साइको या साइक्रो, साइक्रो ये भी लो टेम्परेचर है, लेकिन ये उतना ज्यादा लो नहीं है, ये 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, लो है लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं है। क्रायो की जगह यूज नहीं कर पाएंगे। जहां बहुत लो की बात करेंगे क्रायो वर्ड यूज करेंगे, जहां साइको वर्ड यूज करेंगे, यहां साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, वहां 0 से 15 डिग्री टेम्परेचर तक की बात करेंगे, है ना। 0 क्या होता है, ड्राई, शुष्क, ड्राई, ड्रायोफाइट जानते हो, बिल्कुल सही है। जीरोफाइटस होते हैं जो शुष्क एरिया में उगने वाले प्लांट होते हैं। कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे पायरो, पायरो की जब भी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे हाई टेम्परेचर की, उच्च तापमान की, 40 डिग्री से लेकर उससे ज्यादा जितने भी टेम्परेचर होंगे हम पायरो वर्ड को यूज करेंगे। एक वर्ड है सेम्मो, है ना, सेम्मो, इस यहां पी साइलेंट है तो सेम्मो, SAMMO, ये पी वर्ड इंग्लिश में याद रखना, सेम्मो पी साइलेंट है। यहां बात करें सैंड की, रेत की बात करते हैं, वहां इस वर्ड को देखेंगे। हेलो, हेलो यानी सॉल्ट, खारा पानी, दलदली भूमि, जो दलदल वाली भूमि है या जिसमें सॉल्ट वाली जो लैंड है, भूमि है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हेलो। हाइड्रो, हाइड्रो यानी एक्वा, वाटर, पानी। हमने कौन कौन से वर्ड्स की बात की, लैक्टो जहां मिल्क के बारे में बात करते हैं, दूध के बारे में जानते हैं। लिथो, लिथो वर्ड है वो स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे अलावा हमारा वर्ड है फाइटो, फाइटो हम प्लांट के बारे में बात करें। क्रायो वेरी लो टेम्परेचर, है ना। साइको या साइक्रो लो टेम्परेचर। जीरो, जीरो यानी ड्राई, शुष्क। पायरो यानी हाई टेम्परेचर। सेम्मो, सेम्मो यानी आपका रेत।
हेलो, हेलो यानी दलदली भूमि, नमक वाली, खारी भूमि, और हाइड्रो यानी वाटर, पानी। अब आते हैं यहां से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाइड्रोफाइट, देखो हाइड्रो यानी ड्राई, यही बात की थी, या सॉरी वाटर, हाइड्रो यानी वाटर, जीरो यानी होता है ना, हाइड्रो यानी वाटर, और फाइट यानी प्लांट, यानी वो प्लांट्स जो पानी में उग जाते हैं, जलोदभिद होता है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहां वर्ड समझ में आया, जलोदभिद। ये वर्ड्स कैसे है, वो पादप जो किसमें उगते हैं, पानी में उगते हैं। तो वर्ड से पता लग गया ना। अगर आपको इन वर्ड का डाइवर्जन रूट वर्ड पता होता तो इजीली कर लेते। हाइड्रो, अच्छा सर हाइड्रो यानी एक्वा, वाटर की बात कर रहे थे, है ना। फाइटा यानी प्लांट की बात करें, पादपों की बात करें। कौन कौन से ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं, जैसे सिंघाड़ा, खाया आपने सिंघाड़ा, ट्रेपा जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कमल, कमल का पौधा पानी में होता है, बिल्कुल सही है ना। वेल्सिनेरिया, वाटर लिली जिसको निम्फिया बोलते हैं, पिस्टिया जल सलाद, वाटर सैलेड जिसको बोलते हैं, है ना। रेननकुलस, हाइड्रिला, वुल्फिया, बैक्टीरिया रीजिया, जलकुंभी, ये सब क्या है, ये सब जलोदभिद पादप है जो पानी में उगते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या करें, इनका क्या करें। इनको ऐसे कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ तो आपको जनरली याद होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, आपको पता है, देखा है ना सिंघाड़ा ग्रीन कलर का ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होते हैं। अभी इस समय बहुत चल रहे हैं, अभी आप देखोगे मार्केट में आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। कमल, कमल आपको पता है पानी में उगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रिला, हाइड्रा, यहां से आप याद कर पाओगे कि पानी वाली बात करें तो हाइड्रा पानी में उगने वाला है। ठीक है, दूसरा है पिस्ट्रिया। पिस्ट्रिया क्या है, पिस्ट्रिया को आपको अलग से भी याद करना पड़ेगा। कोई पूछे कि वाटर सैलेड क्या होता है, जल सलाद, तो उसको क्या कहते हैं, पिस्ट्रिया बोलते हैं। एक वर्ड निम्फिया, वाटर लिली किसको बोलते हैं, वाटर लिली निम्फिया को बोलते हैं। तो वाटर यानी पानी वाली बात करें, पानी में उगने वाली बात करें। विक्टोरिया रीजिया, और एक दो आपको प्रैक्टिस के साथ तैयार होंगे, लेकिन उसमें से कुछ कुछ आपको तैयार करवा दूंगा अभी। कैसे, जैसे बुल्फिया है, बुल्फिया आपको पता है, बुल्फिया क्या काम आता है, ये विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आप इजीली बता देंगे बुल्फिया क्या है, सबसे छोटा फ्लावर है पूरी दुनिया में। तो अलग से याद करना पड़ेगा, वन लाइनर है। सेकंड, विक्टोरिया रेजिया, ये विश्व की सबसे बड़ी पत्ती, पति नहीं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं पति, वो पति पत्नी वाला पति है, ये पत्ती है। विश्व की सबसे बड़ी पत्ती, लीफ किसकी होती है, विक्टोरिया रेजिया की होती है। जलकुंभी, जलकुंभी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आइकोर्निया जिसको बोलते हैं। ये क्या पता है क्या है, ये अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल का है ना, कहते हैं इसको। नदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं पादप की, प्लांट की, जलकुंभी की, आइकोर्निया की बात कर रहा हूं। ये बहुत तेजी से फैलने वाला प्लांट है, बहुत तेजी से। तो बंगाल में बहुत तेजी से फैला था। जल के ऊपर जो खरपतवार होती है, पानी के अंदर खरपतवार में सबसे ज्यादा होता है। जल तंत्र का आतंकवादी भी इसको कहते हैं। अच्छे से पूछा जाता है, याद होना चाहिए, और ये वर्ड भी याद होना चाहिए, आइकोर्निया। अभी भी क्या हो रहा है, कुछ कुछ टफ बनाने के लिए, टफ है नहीं, जलकुंभी होगा तो शायद आपको याद आएगा, आइकोर्निया लिख देंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी बायोलॉजी की कौन सी टॉपिक से पूछा गया। तो आइकोर्निया का मतलब क्या है, जलकुंभी। ठीक है, बंगाल का शौक है, संसार में सबसे तेजी से फैलने वाला पादप है, बहुत तेजी से फैलता है, यानी जल्दी से फैलेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। और खरपतवार है, पानी में पाए जाने वाला खरपतवार है, बंगाल का आतंकवादी इसको कहते हैं। तो जलोदभिद के बारे में एक पॉइंट पता लग गया। एक कुछ कुछ पॉइंट और बता देता हूं, जैसे फाइटोट्रोन, फाइटो यानी पादप, फाइटो अभी बताया था, प्लांट, हाँ सर अभी हमने प्लांट के बारे में बात की थी, फाइटो का वर्ड ही प्लांट से, तो डाइवर्जन हो जाएगा। इस क्लास के बाद भी आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा या इस पीडीएफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा होगा तो मैंने आपको 1 घंटे में जो पढ़ा रहा हूं, 10 घंटे में जो पढ़ा दूंगा उसको मुझे पढ़ने के लिए 50 घंटे लगे होंगे। इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपके लिए बस एक स्ट्रक्चर बना दिया है जल्दी, कि आपको भागना ना पड़े, अलग अलग सोर्सेस की तरफ नहीं जाना पड़े। उसको थोड़ा इजी बना सकता हूं, लेकिन याद आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ आपको याद करवा दे, खुद को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है।
तो फाइटोट्रोन जो है वो है पादपाल्य। हिंदी वर्ड क्या है? पादपाल्य, फाइटोट्रोन। यानी इस वर्ड को हम क्यों याद करें सर? देखो आपको पता है बहुत सारे ऐसे पादप हैं जो नष्ट होने की कगार पे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, संकट में है, यानी संकटग्रस्त पादपों के लिए। अब ऐसे पादप जिनके लिए वातावरण है ही नहीं वैसा, तो जो खत्म हो रहे हैं, जो प्लांट जो संकटग्रस्त हैं, उनको उसी नियंत्रित वातावरण में उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फाइटोट्रोन कहते हैं। हाँ सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पादप नष्ट होने की कगार पे है, संकट में चल रहे हैं, रेड लाइन पे आ गए हैं, अब शायद वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो उनको वापस से उनकी व्यवस्था बनाई जाए। इसलिए नियंत्रित वातावरण में, यानी उसी तरह का टेम्परेचर में, उसी तरह की आर्द्रता में क्या करना, उनको उगाना फाइटोट्रोन या पादपाल्य कहलाता है। फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो यानी प्लांट, रेमेडी यानी उपचार, यानी पादप उपचार। सही कह रहा हूं, उसी से वर्ड बना है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो जो रूट वर्ड से वहीं से इसका डाइवर्जन कर रहा हूं। वातावरण में पादपों के द्वारा प्रदूषकों को नष्ट करना। वातावरण में क्या होता है? जल होते हैं, ठीक है, मृदा होती है, वायु होती है, इन सब में प्रदूषकों को नष्ट करना पादपों के द्वारा पादप उपचार कहलाता है। जैसे आपको पता है सरसों, मस्टर्ड ऑयल जानते हो? सरसों का तेल लगाते हैं, सरसों की सब्जियों में यूज लेते हैं। तो और मस्टर्ड जो है उसके द्वारा लेड को अवशोषित किया जाता है। तो लेड क्या है? एक पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीली चीज है, शीशा जिसको बोलते हैं लेड। तो मस्टर्ड क्या करता है? लेड को अवशोषण करता है, अवशोषित करता है। तो अब सरसों एक पादप है, वो जहरीली चीजों को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है। इसका मतलब वो उपचार कर रही है, जैव उपचार में काम कर रही है, पादप उपचार कहलाता है। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। जब मैंने नोट्स बनाया तो मैंने PYQs को जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि वहां एक वर्ड है लिक्विड नाइट्रोजन। आपने बहुत बार शादियों में, फंक्शंस में या कहीं नहीं देखा होगा तो टीवी में, जहां डांस इंडिया डांस जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, वहां देखा होगा आपने, एक धुआं निकलता है। तो रंगमंच जिनको बोलते हैं, स्टेज प्रोग्रामों में जो धुआं है ना, जो तरल नाइट्रोजन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, या ड्राई आई, है ना, ड्राई आइस की, इन दोनों की मदद से क्या किया जाता है? रंगमंचों का धुआं क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। अब अगला वर्ड है क्रायो। क्रायो वर्ड हमने कहां यूज किया था? वेरी लो टेम्परेचर, है ना, और प्रिजर्वेटिव संरक्षण, जो बहुत कम तापमान पे, अति न्यून तापमान पे संरक्षण क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। प्रिजर्वेटिव, संरक्षित करना, बचाए रखना। क्रायो वर्ड का मतलब समझ में आ गया? बहुत कम टेम्परेचर पे, यानी अति न्यून तापमान पर पदार्थ, जैविक पदार्थ जितने भी हैं, जैविक सामग्री है, उनका संरक्षण करना क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब आप कहोगे सर इतने लो टेम्परेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है, जिनको संरक्षण की जरूरत होती है? जैसे पोलन ग्रेन्स है, परागकण है। मान लो कुछ ऐसे परागकण हैं, कुछ ऐसे सीड्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन हमें उनके अवशेष अपने पास रखने हैं। या स्पर्म्स जो होते हैं उनको स्टोर रखा जाता है, ओव जो फीमेल का जो अंडा होता है उसको, एम्ब्रियो भ्रूणों को रखा जाता है। इन सब के लिए क्या जरूरत है? वेरी लो टेम्परेचर, यानी ऑलमोस्ट 196 डिग्री सेल्सियस। और ये किसका टेम्परेचर होता है? ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, उसमें इन सबको रखा जाता है। बहुत सारे बॉडी को, ऑर्गन्स को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। और 196 लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना। तो ये पता लग गया कि क्रायो वर्ड्स का यूज का है। एक क्रायो वर्ड का यूज और कहीं भी होता है। कहां होता है सर? क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स का मतलब क्या है? क्रायो यानी वही कम टेम्परेचर की बात। तो हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आपने बहुत सारे देशों में ऐसा देखा होगा, और बहुत सारी चीजों की रिगार्डिंग हमें लगता है कि मनुष्यों को, मृत शरीर को हम दोबारा जीवित कर देंगे। फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कुछ ऐसे रिसर्च होंगे कि हम जीवों को वापस, मरे हुए जीवों को वापस से जीवित कर पाएंगे। तो फिर से जीवित करने के, पुनः जीवित करने के उद्देश्य से मृत शरीर को, डेड बॉडी का संरक्षण करते हैं, वो क्रायोनिक्स होता है।
क्रायो में दो चीजें हैं, क्रायो में दो चीजें होती हैं। क्रायोजेनिक ईंधन भी होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। बताओ, एक तो इतना सा याद रखो, ऑक्सीजन, और दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस आपको क्या करना है, यहां लिक्विड ऑक्सीजन करना है और यहां लिक्विड हाइड्रोजन करना है। दो चीजों से मिलकर बना है क्रायोजेनिक ईंधन। कौन कौन से? एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक, और एक ईंधन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपको कभी डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखने को मिले, फ्यूल से रिलेटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको कवर करने को मिलेगा कि क्रायोजेनिक ईंधन है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ऑक्सीकारक होता है, एक ईंधन होता है। ऑक्सीकारक में हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक, समझ में आ रहा है। ईंधन में, फ्यूल में हाइड्रोजन एक फ्यूल है। आपको ये भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है। हाइड्रोजन क्या है? बेस्ट फ्यूल है। और हाइड्रोजन की अभी बहुत सारी बसें चल रही है, ट्रेनों चल रही है जर्मनी में और विदेशों में, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? बेस्ट फ्यूल मानते हैं। क्यों मानते हैं बेस्ट फ्यूल? क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। अब पॉल्यूशन फ्री होगा तो बेस्ट है। क्यों ऐसा है? वो क्यों पॉल्यूशन फ्री है? क्योंकि इसकी कैलोरी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। इस तरीके से इन दोनों चीजें, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन मिल जाते हैं और ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे रॉकेट को पावर मिल जाती है। बिल्कुल। अब आप कहोगे सर क्रायोजेनिक ईंधन तो यूज हो रहा है, वहां जेट ईंधन काम में क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया, इसलिए नहीं होता क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती, इससे जेट ईंधन नहीं होता। इसमें हम ऑलरेडी ईंधन ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, तो इंजन की तरह काम कर पाता है, एनर्जी उत्पन्न कर पाता है, ऊर्जा का उत्पन्न कर पाता है। बिल्कुल सही है। एक वर्ड और है, एनीमो, न्यूमो और एरा। ये तीनों वर्ड है ना, ध्यान रखना। एनीमो ये कहीं भी आपको देखने को मिले, न्यूमो जहां पी साइलेंट है, और एरो, ये तीनों एयर के लिए, वायु के लिए उपयोग में होते हैं। जैसे एनीमोमीटर, एनीमो, एनीमो यानी वायु, जहां मीटर, जो वायु, मीटर क्या बताएगा? गति, जो वायु की गति के बारे में बात करें, उसकी मापन के बारे में बात करेंगे, एनीमोमीटर। दूसरा हाईग्रो, हाईग्रो, ग्रो यानी पानी, एयर में जल वाष्प, आर्द्रता का हाईग्रो, ठीक है। डेंसिटी की बात करें, आर्द्रता की बात कर रहे हैं, वायु में जल वाष्प की बात कर रहे हैं। वायु में जल वाष्प, वायु में आर्द्रता का मापन कौन करता है? हाईग्रो करता है, ग्रो। अल्टीमीटर, अल्टी का मतलब क्या होता है? अल्टी का मतलब हाइट, ठीक है। अल्टीमीटर जो हाइट का मेजरमेंट करे। अब हाइट, कौन सी हाइट को? पर्वतों की ऊंचाई कितनी है, विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, वो बताता है अल्टीमीटर। हाईग्रो पता लग गया। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है वाटर, दो लिक्विड्स की बात करें तो दो तरवों का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां आपको हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, गलतियां करते हैं, मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। तो हाइड्रो की जब भी बात करेंगे, दो द्रवों का अपेक्षित घनत्व बात करेंगे, हाइग्रो बात करेंगे तो वायु में जल वाष्प की मात्रा का, आर्द्रता का मेजरमेंट करेंगे। घनत्व, डेंसिटी क्या है? देखो हमें कैसे पता लगे? हम बोले कि कितनी डेंसिटी है इसकी, तो डेंसिटी क्या है कि जो द्रव्यमान है वो कितने आयतन के साथ है, यानी मास कितने वॉल्यूम में है, वो क्या होता है? डेंसिटी है। किसी वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी है। हम कहते हैं ना बिहार की डेंसिटी है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि छोटा है और ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन राजस्थान की कम है क्योंकि राजस्थान बड़ा है और नंबर ऑफ लोग कम रहते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में है, अलग अलग आप क्षेत्रफल के हिसाब से आप उनकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं। एक अजीब सी बात है, और वैसे मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा कि पानी है ना, पानी, वाटर जो है वो उसका अजीब सा बिहेवियर है। वो और द्रव्यों की तरह और लिक्विड्स की तरह ऐसा बिहेव नहीं करता, उसको अलग ही नेचर है। बस अभी इतना जान लीजिए कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होती है। ये आप कह रहे हो सर अभी? हाँ बिल्कुल। एक बार के लिए आप इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों के बाद हम लोग पानी को एक डिटेल में पढ़ेंगे, जहां 10 मिनट देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड 2-3 तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और अच्छे लेवल वाले प्रश्न। तो आप ध्यान रखना, पानी की डेंसिटी
4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं ये बात करूं, ये मान लीजिए ये पानी है, इसमें क्या है? इसमें पानी है, और इस पानी में मैं अगर कहूं कि बर्फ का टुकड़ा है, इसको डालना है, बिल्कुल घर पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो जब इस बर्फ को पानी में डालूंगा तो आपको क्या लगता है, बर्फ डूब जाएगी या तैरेगी? सर बर्फ तो तैरेगी, ये तो हमने देखा भी है, रीजन ना पता हो लेकिन पता तो है कि तैरती जरूर है। बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है, लेकिन तैरेगी तो क्या बर्फ डूबती भी तो है? बिल्कुल। कितनी डूब जाती है पता है आपको? 90% पानी में डूब जाती है। से ऊपर जो तैरती है ना, वो सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी का बर्फ में तैरता है। देख लो, चाहे सोच के देख लो, एक बड़ी बर्फ डालो तब आप आइडिया लोगे। इतनी बड़ी बर्फ को ना कभी किसी फंक्शन में पानी को ठंडा करने के लिए यूज हुआ तो देखना कि पूरी बर्फ डूब जाएगी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा बर्फ का तैरता रहता, ऑलमोस्ट 10%। तभी तो यहां एक प्रश्न एग्जाम में बनता है। क्या प्रश्न बनता है? मैं आपको डिटेल में छोटा सा प्रश्न जो एग्जाम में डेप्थ में भी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं। मान लीजिए ये पानी है, तो पानी का लेयर यहां तक है, पानी की लेयर यहां तक है, इसमें एक बर्फ है, ऐसी बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ का पानी कर दे, बर्फ ये ऊपर की तरफ है ऐसे, ये बर्फ है, 90% पानी में डूब चुकी है, 10% ऊपर तैर रही है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी ये बर्फ मेल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट यानी पिघल जाएगी, तब ये जो पानी का लेवल है ये ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा? अब 99% लोग तुक्का लगाएंगे। कोई कहेगा नहीं सर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कहीं पड़ा हुआ होगा, कोई कहेगा सर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। एक बात आप समझो, जब पानी है ना, जब घुलता है ना, मेल्ट हो जाता है, तो उसकी अंदर से डेंसिटी 10% कम हो जाती है ना, वॉल्यूम। और जब ये भी पिघलेगा तो इसका भी 10%। तो अब 90% अंदर है, ये 10% ऊपर है, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है ना 9। तो ये 9 पिघल के नीचे आएगी, और ये 10% ऊपर थी, इसका 10% कितना होता है? 1। तो यहां नीचे कितना कम हुआ? 9 कम हुआ, और ऊपर से कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 कम था, ऊपर से 9 आ गया, तो लेवल उतना ही रहा ना, कोई भी लेवल में चेंज नहीं हुआ। वैसे फिजिक्स में डिटेल में है, यहां सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिजिक्स में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि हम वहां पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाले होंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि पानी में बर्फ क्यों तैरती है, और 10% हिस्सा, क्योंकि पानी क्या करता है? पानी बर्फ को बियॉन्ड फोर्स लगाता है, बियॉन्ड सी फोर्स, उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर धकेलता है ना। तो इस कारण क्या है? इस कारण बर्फ क्या है? पानी में तैरती रहती है। यहां सारा जो रोल है, सारा जो गेम है, वो किसका है? डेंसिटी का है, घनत्व का है, ठीक है, बिल्कुल। जल का असामान्य प्रसार। देखो, जो जल है, पानी जो है, उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र है, वो अलग है। किनसे? और दूसरे द्रव्यों की तुलना में। देखो एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, जब आप किसी भी द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को जब आप गर्म करेंगे ना, तो क्या होगा? उसका आयतन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, सभी द्रव्यों के साथ। लेकिन पानी के साथ ये बात थोड़ी अलग है, जल के साथ ये बात अलग है। पानी या जल जो है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब आप उसको गर्म करोगे, तब उसका वॉल्यूम या आयतन घटेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। कहां से कहां तक? जब 0 डिग्री से 4 डिग्री टेम्परेचर तक जाओगे। लेकिन 4 पर आकर वो वापस से, जब 4 के बाद आप गर्म करोगे, तो वापस फिर क्या होगा? इसका आयतन जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी वो 4 डिग्री के बाद तो और दूसरे द्रव्यों की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म होने पर जल जो है, पानी जो है, उसका वॉल्यूम घटता है। और ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो एक बात चेंज होगी, डेंसिटी।
डेंसिटी जो घनत्व है वो बढ़ेगा। सर इसका मतलब आप ये बात कह रहे हैं क्या कि 4 डिग्री तक जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, इसका मतलब 4 डिग्री तक, है ना, वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी घटेगा वॉल्यूम, तो इसका मतलब 4 डिग्री तक घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। बिल्कुल। अब एक छोटी सी बात, एक जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। किसी पानी को, किसी जल को अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो क्या होगा। सर अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करोगे तो वॉल्यूम, तो जो घनत्व है पहले तो घटेगा, आपको पता है 0 से 4 डिग्री पर, और उसके बाद बढ़ेगा 4 डिग्री के बाद। हाँ सर ये बात तो सही है वॉल्यूम के बारे में। और अगर एग्जाम में पूछता कि पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर क्या होगा, तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन बाद में क्या होगी, डेंसिटी घटेगी। एक पहला पॉइंट यहां गिवन है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जानते हो क्या होता है, मास। मास क्या है, ये पेन जो है, ये पेन प्लास्टिक का पेन है और ये इसमें कितनी प्लास्टिक यूज हुई है, यानी इसमें कितना मास है। मास जो है, मास, द्रव्यमान बोलते हैं इसको, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। इवन आप पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाइए, मून पे चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। इसलिए आप कैसे भी गर्म करिए, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक चले जाइए, चाहे माइनस तक चले जाइए, द्रव्यमान हमेशा चेंज नहीं होगा, कभी भी द्रव्यमान में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इस जल के असामान्य प्रसार को, इस एनोनिमस बिहेवियर को, इस विचित्र व्यवहार को एक छोटे से क्वेश्चन में देखते हैं। आपने झील देखी होंगी, डल झील है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपको पता है जम्मू कश्मीर में है जल झील। और जल झील आप देखते होंगे सर्दियों में वो झील जम जाती है, उसका पानी की ऊपरी परत क्या होती है, जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, झीलों की ऊपरी परत क्यों जम जाती है। देखो जब जब ऊपर का पानी क्या होगा, ठंडा होगा, और फिर जैसे उसमें टेम्परेचर आएगा तो वो 4 डिग्री तक जाएगा। और आपको पता है 4 डिग्री पर क्या होता है, डेंसिटी, 4 डिग्री डेंसिटी हाई होगी। अब किसी का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, यानी वो हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी ना, आप भी जानते हैं किसी की घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब वो भारी ज्यादा है, और भारी चीज होगी तो वो नीचे आ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। इसलिए गर्म पानी, जो भारी पानी है वो तो नीचे आ जाता है, और झील का ऊपरी पानी है ना ठंडा हो जाता है 0 डिग्री पर, और किसमें, बर्फ में चेंज हो जाता है। इसलिए झीलों का ऊपरी सतह है ना बर्फ होती है, जबकि निचली सतह पे तो 4 डिग्री टेम्परेचर है निचले हिस्से में तो, और 4 डिग्री टेम्परेचर है, यानी अभी बर्फ जम नहीं सकती है। और इस 4 डिग्री टेम्परेचर के कारण ही झीलों के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं और जलीय जीव हैं, वो जीवित रह पाते हैं, ताकि थोड़े समय बाद जब वापस से डल झील या कोई दूसरी झील का ये जो पानी है गर्मी के कारण पिघलना शुरू होता है, और वापस से जीव क्या आते हैं, ऊपरी सतहों पर आ जाते हैं। तो दोनों, इसीलिए जीव जंतु भी नहीं मरते, क्योंकि नीचे का तापमान क्या है, 4 डिग्री है, और ऊपर का तापमान कैसे, 0 डिग्री के कारण बर्फ की सतह बन जाती है। बिल्कुल सही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, बहुत 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 सुंदर। बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि क्यों तैरती है बर्फ। तो बर्फ का तैरने का रीजन क्या है कि कोई चीज कब तैरेगी, जब उसकी डेंसिटी दूसरे जो द्रव्य है उसकी तुलना में कम होगी। बर्फ का घनत्व, बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, यानी पानी की ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी इसका मतलब भारी है, इसका, और बर्फ क्या है, हल्की, तो हल्की चीज भारी चीज में डूब नहीं सकती। बिल्कुल सही है। तो जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है बर्फ की तुलना में। किसकी तुलना में, बर्फ की तुलना में ज्यादा होता है। अब यहां ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में नहीं है, और डेली रूटीन लाइफ में नहीं है इसका मतलब टफ है, मुश्किल है। क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि लोहे से ज्यादा घनत्व पारे का होता है। किसका होता है,
लोहे से ज्यादा पारे का होता है, यानी लोहा पारे में भी नहीं डूबेगा। लोहा पानी में डूब जाता है, लोहा डालो डूब जाएगा, लेकिन पारे में नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि पारे की डेंसिटी ज्यादा है, और जो ज्यादा डेंसिटी है वो कम डेंसिटी को डूबने नहीं देगा। बिल्कुल सही है। इसी कारण लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन पारा या मरकरी में नहीं डूबता है। इसकी जो डेंसिटी है, पारे की डेंसिटी 13 है ना, 13 के आसपास होती है, और लोहे की डेंसिटी 8 के आसपास होती है। तो ये कम डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी को डूबने नहीं देगी। बिल्कुल सही है। अच्छा एग्जाम्पल है लोहे और पारे को रिलेट करके, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार बनता है, बहुत गलतियां होती है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का वर्ड कहां यूज लेते हैं? हाइड्रो का हम लेते हैं लिक्विड, पानी की बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यानी तरल संवर्धन माध्यम में पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। यानी इसमें पानी में होता है, इसमें मिट्टी नहीं होती, मिट्टी रहित खेती है। इसे पानी में ही मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो तरल संवर्धन माध्यम में पादपों को उगाना ही क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत 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 ध्यान रखना, पूरे फोकस के साथ देखते हुए चलना है, कभी भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। हर एक छोटी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रूट वर्ड और आपके सामने आ रहा है, वो है फोनो, ऑडियो और सोनो। आप कहोगे सर ये 3 वर्ड्स, बिल्कुल। इन तीनों वर्ड्स का जो मतलब है ना, वो मतलब होता है साउंड, ध्वनि। यानी जहां टेलीफोन यानी फोन की बात करें यानी फोनो, ऑडियो आप साउंड के लिए लेते हैं, सोनो भी किसके लिए यूज होता है, साउंड के लिए। तो इन जब 3 वर्ड्स को कहीं देखेंगे तो आप समझेंगे कि वहां बात साउंड की हो रही है, वहां बात ध्वनि की हो रही है। इन तीनों के शब्दों का उपयोग ध्वनि के लिए करते हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो यानी वाटर, पोनिक्स यानी साउंड, ध्वनि। यानी जल में ध्वनि की जो तरंगे हैं, जो वेव है, उनका अध्ययन करना ही हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स होता है। एरोपोनिक्स, एरो यानी एयर और पोनिक्स संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स पादपों का वायु में संवर्धन क्या होता है, वायु संवर्धन होता है, एरोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स छोटे छोटे रूट्स वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑरिंथोलॉजी यूज करते हैं, एग्जाम पे भी आता भी है। ब्रांचेज के जो टॉपिक्स हैं उसमें ऑरिंथोलॉजी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, वनडे एग्जाम्स की बात कर लीजिए, एसएससी, रेलवे, राजस्थान की सारी एग्जाम्स, किसी भी स्टेट्स के एग्जाम्स हो, रूट वर्ड्स जो है उनसे बहुत सारे ब्रांचेस बनी, और उन ब्रांचेस की स्टडी से रिलेटेड एक एमसीक्यू बनता है। जैसे स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। मैं क्लास लाऊंगा जिसमें हम सारे ऑल इंडिया एग्जाम्स, सभी राजस्थान के एग्जाम्स में जितने भी ब्रांचेस के पीवाईक्यूज है, क्योंकि वही नए बन नहीं सकते। आपको पता है सबसे अच्छी बात यह है विज्ञान की, साइंस की, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नए प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको पीवाईक्यूज में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, उनकी थोड़ी लैंग्वेज होगी, या ऐसा होगा कि यूपी की किसी एग्जाम में पूछा गया था, इस बार राजस्थान में पूछ लिया गया। राजस्थान की कोई एग्जाम था, उसको भी बिहार में पूछ लिया गया। बिहार के किसी एग्जाम का फिर से राजस्थान में पूछा गया। तो ऐसे स्विच होते रहते हैं, या 4 साल पहले के प्रश्न को फिर लेकर आएंगे, या करंट के साथ रिलेट करते हुए पूछा जाएगा। ओरिंथोलॉजी, ओरिंथो जो वर्ड्स है, इस वर्ड का मतलब है बर्ड्स, पक्षियां। किसका मतलब है, ओरिंथो का मतलब होता है बर्ड्स, पक्षियां। तो ओरिंथोलॉजी, ओरिंथो यानी बर्ड्स और लॉजी यानी स्टडी, साइंस की वो ब्रांच जिसमें बर्ड्स की स्टडी करते हैं, पक्षियों के बारे में जानते हैं। लगभग हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे लगभग 8600 टाइप के बर्ड्स हैं, और अकेले भारत में लगभग 1200 से ज्यादा बर्ड्स हैं। हाँ, धीरे धीरे बर्ड्स की संख्या कम हो रही है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों के कारण ऐसा होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा होता है। बट फिर भी भारत में 1200 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक बहुत फेमस पर्सन थे डॉक्टर सलीम अली, उनको फादर ऑफ इंडियन ऑरिंथोलॉजी कहते हैं। उन्होंने बहुत काम किया, और इनके नाम पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु में
स्थापित है। यह अनुसंधान केंद्र क्या करता है, पक्षियों के संरक्षण से रिलेटेड क्या करता है, काम करता है। तो डॉक्टर सलीम अली को फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इसमें एक्चुअल में एक नए या यूनिक टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी, यूनिक वे में, रेगुलर टाइप में नहीं होते, यूनिक वे में होते हैं कि ये कौन सा पक्षी किस देश का है, न्यूजीलैंड का कौन सा है, न्यूमोनिया का कौन सा है, साउथ अमेरिका में कौन से होते हैं, ये किस देश से संबंधित है, या कौन बड़ा उड़ने वाला है, कौन नहीं उड़ने वाला है, कौन दोनों तरफ उड़ने वाला होता है, कौन सबसे भारी है, कौन सबसे हल्का है, किसके सबसे ज़्यादा पक्षी होते हैं, कौन समुद्र में ज़्यादा पक्षी कौन सा फेमस है, धरातल पे कौन सा है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को ही मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया ताकि जो विचित्र सवाल हैं, जो यूनिक तरह के क्वेश्चन हैं, उनको भी आप सोल्व कर पाए। जैसे कि नहीं उड़ने वाला पक्षी, अब पक्षी के दिमाग में आते ही होता कि वो उड़ता होगा, बट कोई ऐसा एग्जाम्पल जो नहीं उड़ने वाला, जैसे शुतुरमुर्ग, ओस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग है, साउथ अफ्रीका में वैसे पाया जाता है, आपको पता है। विश्व का सबसे तेज भागने वाला पक्षी भी यही है। तो एक दो क्वेश्चन शुतुरमुर्ग के हो गए। जैसे रिया बर्ड्स जो जानते हैं, साउथ अमेरिका का बर्ड्स है। कीवी फ्रूट्स होते हैं, कीवी न्यूजीलैंड के पेड़्स को कीवी बोलते हैं। तो कीवी बर्ड कहाँ का है, न्यूजीलैंड का। डोडो मॉरिशस, आपको पता है मॉरिशस में ऑलमोस्ट इंडियंस रहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडियंस कहाँ होंगे, मॉरिशस में होंगे। आप जब मॉरिशस जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप क्या है, भारत में ही है। ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है डोडो, कगार पर है खत्म होने पे। एलिफेंट बर्ड, हाथी पक्षी, मेडागास्कर, ये भी लुप्त होने के कगार पर है, बहुत कम देखा गया। कहां देखा जाता है, मेडागास्कर में देखा जाता है। पेंगुइन, पानी में सबसे तेज तैरने वाला है पेंगुइन। क्या होता है, सबसे तेज तैरने वाला होता है पेंगुइन पानी में। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। और विश्व में सबसे छोटा है हमिंग बर्ड, गुंजन जिसको बोलते हैं, हमिंग बर्ड की एक खास बात है, हमिंग बर्ड एक तो अमेरिका से है ना, अमेरिका कॉन्टिनेंट से आता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। और हमिंग बर्ड की खास बात है कि ये पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। मतलब आप ऐसे उड़ते हुए देखेंगे, लेकिन ये ऐसे भी उड़ सकता है, पीछे की तरफ भी। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ने वाला हमिंग बर्ड। एक हमिंग बर्ड है, जमैका में होता है, जमैका का वर्जिन है ना, वर्जिगन हमिंग बर्ड है। उसका जो एग है वो सबसे छोटा अंडा है। अच्छा, सबसे बड़ा अंडा पक्षियों में शुतुरमुर्ग का होता है, सबसे छोटा होता है जमैका का वर्जिगन हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा बर्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, जो जमैका में जो ये बर्ड है उसका जो अंडा है वो सबसे छोटा अंडा है। सबसे बड़ा पक्षी का मतलब जो अपने पंखों को अगर फैला लेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 12 फीट के आसपास। सोचिए 12 फीट, यानी मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे से डबल हाइट के इसके पंख होंगे, फैला लेगा तो कितनी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा पक्षी है ना, सबसे बड़ा पक्षी। लेकिन ये पक्षी समुद्री पक्षियों में है, वरना फिर हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिच को शामिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है अल्बाट्रास है। इसके पंखों के फैलाव लगभग 11 से 12 मीटर होता है। सबसे तेज तीक्ष्ण आंख वाला गिद्ध होता है, लगभग ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक देख सकता है। उसके बाद अगर गिद्ध ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे, तब चील करोगे, बाज करोगे। हम कहते हैं बाज जैसी आंखें हैं, है ना, गिद्ध जैसी नजर है। कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम, सुना होगा आपने, है ना। तो कौवे की भी होती है, लेकिन सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा होती है गिद्ध की, फिर चील की और फिर बाज की। बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। एक छोटा सा बर्ड से रिलेटेड एक खास बात और बताता हूँ कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बोन्स जो है वो खोखली होगी। अब खोखली होती है, इसका मतलब उन हड्डियां जो खोखली होती है उनको क्या, वायवीय अस्थियां कहते हैं, वायवीय अस्थियां। और जब हल्की होंगी तो उड़ने में भी मदद करेंगी। तो हड्डियां खोखली होती हैं, वायवीय अस्थियों के कारण ही पक्षी क्या करते हैं, आसानी से उड़ पाते हैं। अब अपशिष्ट वर्ड है यहाँ, यानी वेस्ट। अब क्या है कि पक्षी क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, जिनको बीट आप कहते हैं। पक्षी आप बैठते हैं, कभी पीठ में गिर देते, कभी दीवारों को खराब कर देते। तो पक्षियों में जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहां यूरिन स्टोर होता है, मूलाशय जिसको बोलते हैं, वो नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, ठीक है, स्टोर नहीं होता। और बर्ड्स जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो निकालते हैं यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, यूरिक एसिड।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड, पक्षी निकालते हैं यूरिक एसिड। और मेमल्स, हम जो स्तनधारी होते हैं जिनकी बॉडी में स्तन होता है ना, तो क्या करते हैं, अमोनिया वेस्ट फॉर्म में निकालते हैं और यूरिया वेस्ट फॉर्म में निकालते हैं। हम कहते हैं यूरिन के साथ क्या निकलता है, यूरिया। फिश, जो मछलियां होती हैं, मछलियां क्या निकालती हैं, अमोनिया। तो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे बर्ड्स यूरिक एसिड, स्तनधारी जो जीव है, मेमल्स जो हैं, मेमलिया कैटेगरी में जो आते हैं, ह्यूमंस वगैरह जो भी, वो सब क्या करते हैं, वो यूरिया निकालते हैं। मछलियां क्या करती हैं, अमोनिया बाहर निकालती हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट बोल दो, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो ये है, बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ना, क्योंकि जब हम फीवर टेम्परेचर नापते हैं तब थोड़ी कहते हैं 38, 39, हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। हम बोलते हैं 102 बुखार है यार, मुझे 101 डिग्री का बुखार है ना। लेकिन जब हम पूछते हैं कि टेम्परेचर कितना, तब आप कहते हो यार हमारे यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है। और आज हमारे यहाँ कितना डिग्री पता है, मैं सीकर जिले में रह रहा हूँ, यहाँ का आज का टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बहुत सर्दियाँ आपको पता है, फतेहपुर सीकर एरिया में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। बर्ड्स का जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो ज़्यादा होता है, कितना, 40 से 42। और स्तनधारियों में, मेमल्स में जिनके स्तन होते हैं, ब्रेस्ट जिनके शरीर पर होता है स्तन, तो बकरी 39 डिग्री सेल्सियस। तो स्तनधारियों का अलग प्रश्न पूछेगा, बार बार यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो पूछेगा कि पक्षियों में टेम्परेचर कितना होता है, स्तनधारियों में कितना टेम्परेचर हो रहा है, स्तनधारी क्या अपशिष्ट निकालते हैं, पक्षी क्या अपशिष्ट निकालते हैं, ये सारे। लेकिन जैसे स्तनधारियों में यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां यूरिन स्टोर होता है, आपको पता है ना, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ भी है, जिसको ये कहेंगे कि हाँ सर थोड़ा सा इस पर लग रहा है कि थोड़ा सा कम सुना हुआ है, तो गलतियां होंगी। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मिर्मिको, क्या होंगे, मिर्मिको। मिर्मिको का यूज होता है एंट, चींटियों के, चींटियां हैं, इसको क्या बोलते हैं हमारे यहां, कीड़ी है, कीड़ी खागी। तो चींटियां, मिर्मिको। एरिकनो का यूज होता है स्पाइडर, मकड़ी जानते हो, स्कॉर्पियन, बिच्छू, तो एरिकनो। आप सोचेंगे सर ये इतने सारे रूट्स वर्ड्स क्या काम आएंगे, मैं कह रहा हूं इतनी जगह काम आएंगे, बहुत सारी ब्रांचेज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे एंटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जहां हम कीटों का अध्ययन करते हैं, एंटिमोलॉजी। तो एंटिमो है ना, एंटिमो का मतलब होता है कीट, और एंटिमोलॉजी जहां कीटों का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट के अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही एरिकनो यानी मकड़ी, स्पाइडर, बिच्छू, स्कॉर्पियन है ना, मिर्मिको, एंट, चींटियां। अब आपको पता है बहुत सारे वर्ग हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा, इंसेक्ट। बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे कीट, बहुत तरह के होते हैं ना, छोटा मोटा, बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीट होते हैं। यानी सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा क्लास कौन सी है, तो वो है इंसेक्ट, कीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया। हर्पिटोलॉजिस्ट, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जंतु, हर्पिटो क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं, उन जीवों की बात कर रहे हैं, उन जंतुओं की बात कर रहे हैं। कछुआ, क्रोकोडाइल, उसका जीवन सबसे लंबा होता है, आपको पता है, एक कछुआ 300 साल तक भी जी सकता है। स्नेक, सांप है ना, कैमेलियनो, गिरगिट, घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं। यानी हम हर्पेटो में इसकी स्टडी करते हैं, रेंग कर चलने वाले जीवों में इन सब की स्टडी करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। हर्पेटो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। सौरो यानी छिपकली। हेलिडोमा, इसे गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लिख लो। एग्जाम में जब आया था तब कोई भी नहीं करके आएगा, ध्यान रखना। आप कर आएंगे, आप इस क्लास को पढ़ रहे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। गीला मॉन्स्टर किसे कहा जाता है। और हम सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन तो बायोलॉजी के टफ आए थे, छोड़ दिए, कुछ ना, और सारे सब्जेक्ट कर लेंगे। अरे जब आप कभी बायोलॉजी छोड़ दोगे, फिर फिजिक्स छोड़ दोगे, फिर केमिस्ट्री छोड़ दोगे, फिर आप सोचोगे कि 2 महीने का करंट अफेयर्स नहीं किया, 8 महीने का कर लिया, वो भी छोड़ दोगे। फिर सोचोगे वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, है ना, एंसेंट थोड़ी कम पढ़ी है, और जियोग्राफी में ये वाले 3 टॉपिक कम पढ़े, तो ऐसे पढ़ते करते करते जीत गए, तो इतना बड़ा था, आप खुद इतना सा कर लोगे। इसे छोड़ के कुछ नहीं जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पढ़ा था और वो बहुत कोई नहीं करके, आप कर आए
तो देखो सिलेक्शन आप मानते हो ना, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो और सारे स्टूडेंटों से अलग होंगे, है ना। और जब आप औरों से सबसे अलग होंगे, इसका मतलब आपको औरों से अलग इजी प्रश्न तो आप करेंगे और सब करेंगे, लेकिन जो टफ होगा वही मुश्किल है। जैसे एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये सब कर कर आएंगे। मैं कहूंगा मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन मिर्मिको, स्टडी ऑफ एंट, जहां चींटियों की बात कर रहे हैं तो ये आप करेंगे। आप हरपेटो, रेंगने वाले जीवों में आप करेंगे। सौरो, छिपकली, सिर्फ आप करेंगे। हेलोडर्मा, जिसको गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं, ये सिर्फ आप करेंगे। एक बहुत जहरीली छिपकली है, ठीक है, न्यू मैक्सिको में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एक छोटा सा वर्ड और है, दो तीन चीजें और बाकी हैं। जैसे आपको सरपेंटोल यानी सर्प की बात करते हैं। ओपियो, जैसे किंग कोबरा है, किंग कोबरा के बारे में हम क्या जानते हैं कि किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो क्या करता है, अंडे देने के लिए खुद का घोंसला बनाता है। तो ये अंडे देने वाला स्नेक है जो घोंसला क्या करता है, खुद बनाता है। सप्सा, संसार का सबसे जहरीला सांप, बार बार में पूछते हैं, है ना, कौन है, इनलैंड टाइपन। इनलैंड टाइपन कहां देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। पूछ सकते हैं, करंट से भी रिलेटेड है। संसार का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन में ये हो, ब्लैक मांबा और हाइड्रोफिश, ये दोनों। लेकिन हाइड्रोफिश समुद्री सांपों में सबसे ज्यादा डेंजर है। अगर जनरल सेंस से पूछा जाए, सामान्य भाषा में पूछा गया कि सबसे जहरीला, तो आप कहेंगे इनलैंड टाइपन। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ब्लैक मोम्बा। अगर दोनों ना हो और एग्जाम में पूछे कि समुद्री सांपों में सबसे भयानक कौन सा है, तब आप कहेंगे हाइड्रोफिश। देखो नाम फिश है लेकिन है स्नेक, तो आप ऐसे रिलेट करके आप याद कर पाएंगे कि अच्छा लिखा था फिश लेकिन करना स्नेक। संसार का सबसे बड़ा सांप, बड़ा सांप को मतलब लॉन्ग साइज की बात कर रहा हूं तो पाइथन है, अजगर है, आपको पता है। अब ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हाँ सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने नोट्स ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरी को हटाकर आपके लिए एक सेपरेट नोट्स बनाए हैं, है ना। कायरेप्टोलॉजी, कायरेप्टो, CHIROPT, कायरेप्टोलॉजी। तो कायरेप्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बैट, चमगादड़ों का अध्ययन। कोरोना वायरस चमगादड़, सी, है ना, कायरेप्टो, कोरोना, कोरोना किससे आया था, चमगादड़ से आया था, बिल्कुल सही है। तो कायरेप्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैट, चमगादड़ का अध्ययन। अब एक वर्ड है रूट जो एग्जाम में पूछा गया, अभी लेटेस्ट में आरपीएससी की बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया था, इक्थियो। सर इक्थियो वर्ड जो है वो एक्चुअली में फिश के लिए यूज करते हैं, मछलियों के लिए यूज करते हैं। तो इक्थियोलॉजी, इक्थियो यानी फिश और लॉजी यानी अध्ययन, ब्रांच जिसमें फिश की स्टडी करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब बात क्या है पता है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि बताओ रियल फिश कौन सी है और इसमें जो रियल फिश नहीं है वो कौन सी है, वास्तविक मछलियां और अवास्तविक मछलियां क्या है। यहां कंफ्यूजन क्यों होता है सर, ये तो पता ही लग जाता है। कई बार नाम के आगे फिश लिखा होता है लेकिन वो फिश नहीं होती। जैसे सर, जैसे और जो फिश, जैसे डॉग फिश, अब कहोगे डॉग फिश यानी नहीं लगता लेकिन है, ठीक है। डॉग फिश, इलेक्ट्रिक फिश, टॉर्पिडो, टॉर्पिडो क्या है, एक रियल फिश है, ठीक है। अब आता है रियल फिश जो नहीं है लेकिन उनके नाम के आगे फिश लिखा है, जैसे सिल्वर फिश, लेकिन ये फिश नहीं है ना। डेविड इरे फिश नहीं है, क्रेकटल फिश नहीं है, सेल फिश फिश नहीं है, हैंग फिश फिश नहीं है, झेंगा फिश फिश नहीं है। ये क्या है, ये रियल फिश नहीं है और ये रियल फिश है। याद ही करना पड़ेगा सर, जानेंगे कैसे, रटना पड़ेगा कि कौन सी रियल फिश नहीं। और एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसा आता है कि इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, और उसमें चारों ऑप्शंस में फिश लिखा होगा, 3 होंगी एक नहीं होंगी, या 3 नहीं होंगी एक होंगी, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ब्लू व्हेल जानते हैं, बहुत बड़ी मछली है। सील एक मछली है, और पोरपोइज, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील और पोरपोइज, ये 4 जो मछलियां हैं वो स्तनधारी हैं। इन मछलियों में क्या है, स्तन होते हैं, मैमल्स में काउंट करते हैं, कुछ स्तनधारी मछलियां हैं। कौन कौन सी, ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है और पोरपोइज है।
चारों आपको नाम याद रखने। नाम कैसे याद होंगे, मैं इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी लाऊंगा, यानी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसी टॉपिक से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में, फटाफट जो क्विक रिवीजन होता है ना, क्विक क्लास, उसमें लाएंगे। क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ चुके होंगे, तो आपको इस क्लास से ये देखना कि आपकी स्टडी किस लेवल तक है, तैयारी कैसी थी, आपने क्लास में पढ़ा, घर जाकर पढ़ा, कितने सही कर आए। शार्क फिश, संसार की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, शार्क फिश है। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा है, लेकिन मछलियों में संसार की सबसे बड़ी मछली शार्क फिश है। समुद्री घोड़ा सुना है, बिल्कुल घोड़े जैसा मुंह होता है इसको, ये एक रियल फिश होता है। अब आप कहोगे नाम समुद्री घोड़ा यानी मछली नहीं होगी, लेकिन वो मछली है, और इसका नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस। क्या है उसका नाम, हिप्पोकैम्पस है। अब सारी चीजों को पढ़ लिया, हर साल बारे में बात कर ली, सर बार बार में मेमल्स स्तनधारी उनकी बात भी कर लो, ताकि हम लोग पक्षियों को, जानवरों को, मछलियों को, सबको छोड़ते हुए इंसानों तक पहुंच पाए। बिल्कुल इंसानों तक पहुंचेंगे, उससे पहले सिर्फ दो चीजें एक बार देखनी है, ताकि ये पता लग जाए कि क्या क्या देखना है। मेमल्स, मेस्ट या मैम, इस वर्ड से मिलकर बना है, मेस्ट या मैम, इसका मतलब मेमल्स यानी स्तनधारी, जिनकी शरीर पे क्या होते हैं, स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं। मेल और मेस्ट, ये दोनों वर्ड्स स्तनधारियों के लिए यूज होते हैं। जैसे मेस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मेमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन क्या होता है, मेस्टोलॉजी। या मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उसकी टेस्ट, उसकी जांच के लिए क्या करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं। मेमोग्राफी में क्या किया जाता है, महिलाओं के स्तन में जो कैंसर है कि उसकी उपस्थिति की जांच की जाती है। तो मेस्ट और मेम दोनों वर्ड से मेमल्स बना, उनसे रिलेटेड एक एक वर्ड्स मैंने बता दिया, ताकि आपको क्विक रहे कि हाँ इससे संबंधित की बात कर रहे हैं, स्तनधारियों की बात कर रहे हैं। लक्षण क्या है, स्तनधारी में क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है, उनके शरीर पर रोम होते हैं, बाल होते हैं, शरीर में होते हैं। किसी भी स्तनधारी के देखेंगे, चाहे बकरी की बात करें, भैंस की बात करें, गाय की बात करें, इंसानों की बात करें, सब में क्या होते हैं, रोम होते हैं। और खास बात होती है कि वो संतान को जन्म दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी जो ब्रेस्ट होता है, जो स्तन होता है, उन पे स्तन ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, ताकि वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, दुग्ध पान कराने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही है। डायफ्राम श्वसन में हेल्प करता है, यहाँ ये होता है हमारी बॉडी में जो डायफ्राम है, हमारे यहाँ क्या है, डायफ्राम है, तो ये क्या करता है, डायफ्राम अप और डाउन होता है, तो श्वसन में मदद करता है। मध्य कर्ण पाए जाते हैं, मध्य कर्ण क्या करने, सुनने में हेल्प करते हैं। ये तो थी मेमल्स के बारे में, मेस्ट और मैम की बात। एक छोटा सा वर्ड क्लास 6 में भी बहुत बार पूछा गया था, विविपोरस। जब आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो विविपेरस जो वर्ड है उसका मतलब है कि ऐसे स्तनधारी, ऐसे मेमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं, क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं विविपेरस होते हैं। तो सर ऐसे कौन से हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं? तो दो तुम्हें एग्जांपल बता देता हूं और आगे आप पढ़ेंगे। एक तो है कौन सा, प्लेप्टिप्स या एकिडना और प्लेप्टिस, ये दो जो हैं वो अंडे देते हैं, स्तनधारी हैं बट अंडे देते हैं, संतान जन्म नहीं देते, बच्चे नहीं देते डायरेक्ट। स्तनधारी कौन कौन से, कंगारू स्तनधारी है, बंदर है, देखा होगा बच्चों को दूध पिलाते हैं, चमगादड़ है, बिल्कुल, बैट। अच्छा, स्टडी ऑफ बैट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था, कायरेप्टोलॉजी, कोरोना, मैंने कहा था सी से, बिल्कुल सही है सर, इसी से लिया था, यही हमें याद है। ब्लू व्हेल आपको पता है सबसे बड़ी थी, बिल्कुल सही, सबसे बड़ी प्राणी है। डॉल्फिन भी आपने कहा था सर मेमल से, आपने बताया था बीच में। सील मैंने बताया था स्तनधारी फिश होती है, याद है ना। वायरस मलाटी, ड्यूगोंग, सी अटर, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूगोंग और सी अटर, ये भी मेमल्स है, स्तनधारी है। अफ्रीकन हाथी, सिंसु भी है ना, पोर्पोइस, ये सब। और स्तनधारियों की खास बात और होती है, उनके जो नासा छिद्र होते हैं, नाक होते हैं, उनमें रोम्स होते हैं ना, और ये रोम्स जनरली हमारे कैसे करते हैं, जैसे मैं क्या करूं, श्वास हवा को अपने अंदर ले रहा हूं, एयर, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनहेल करना, तो एयर को इनहेल करना। और ये रोम्स और ये जो
दो आपको नोजल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये एयर को गर्म करते हैं। और नेजल कैविटी, यहां नाक के पीछे जो जाओगे आप तो एक खोखली दीवार है अंदर की तरफ जिसको नेजल कैविटी कहते हैं, और ये बकल कैविटी। तो आप जब भी आप फील करेंगे, जैसे ये दो नाक हैं आपके, है ना, और ये आपका मुंह है, ऐसा है ना, तो ये है नेजल कैविटी और ये है बकल कैविटी, लेकिन ये खुलती है ओपन है, यहां आकर दोनों एक हो जाते हैं। तभी तो कई बार खाना नाक से आ जाता है, और नाक से खाना कई बार, है ना, आ जाता है ना, कई बार जब हम एकदम से कुछ खा लेते हैं पानी के साथ हमारे गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्या है, ये नेजल कैविटी है, बकल कैविटी है। तो जो रोम क्या करते हैं, एक तो जो डस्ट के पार्टिकल है, हवा में बहुत सारे पार्टिकल, तो ये रोम डस्ट के पार्टिकल को क्या करते हैं, तभी तो आप देखते होंगे थोड़े थोड़े समय नाक में गंदगी आ जाती है, हम उसे साफ करते हैं। तो क्यों, तो डस्ट के पार्टिकल हमारे सांस लेने के साथ अंदर जा रहे हैं। देखो जब सांस लोगे तो इनहेल करना और एक्सहेल करना, बाहर निकालना, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, वो अफ्रीकन हाथी होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है गेंडा, उससे छोटा होता है दरियाई घोड़ा। गेंडा, है ना, दरियाई घोड़ा, भारत, ये सब तो आपको पता है। देखो आपको पता है भारत में, आप ये कह रहे हो सर ये वर्ड तो बताने की जरूरत नहीं है, यहां इस पढ़ाई के दौरान ये क्यों बात कर रहे हैं। देखो भारत में आपको पता है चीता लुप्त हो रहा है, और हमारे यहाँ चीता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमने बाहर से एक चीता लेकर आए थे, उसने अपने बच्चों को जन्म यहाँ दे दिया है और वो अच्छे खासे हेल्दी हैं। ऐसा बहुत टाइम बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश से लाए हुए टाइगर, चीताओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो बच्चे अब हेल्दी आराम से घूम फिर रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि वो उस वातावरण के साथ क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। ऐसा बहुत टाइम लग गया ऐसा होने में। हम क्या कर रहे हैं, अफ्रीका से टाइगर्स को लेकर आए, चीता को लाए, भारत में यहाँ उनको रखा है। तो जब हम किसी दूसरे देश से लाकर यहां लेकर आए, इसको री इंट्रोड्यूस स्पीसीज भी कहते हैं, कि हमने इनको इंट्रोड्यूस नहीं थी, इनको री इंट्रोड्यूस किया, यहां नहीं थी, बाहर से लेकर आए, हमारे वातावरण के साथ उनको सेट किया, ठीक है। दो तीन चीजें पता लग गई। अब मेमल्स जो थे वो अपने संतान पैदा कर रहे थे, लेकिन ऐसे मेमल्स जो अंडे देते हैं, मोनोट्रिम अंडे देने वाले स्तनधारी मोनोट्रिम कहलाते हैं। यानी ऐसे मेमल्स, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, मोनोट्रिम यानी एग लेइंग मेमल, जो एग देते हैं वो मेमल्स, वो स्तनधारी, बिल्कुल सही है। जैसे प्लेटिप्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकिडीना, है ना, ये क्या है, ये दोनों अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों के एग्जांपल्स बताए थे मैंने, है ना, बताए थे ना एक्सेप्शन में, ये वही है, प्लेप्टिस और एकिडना ये दोनों क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये दोनों क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन दोनों हैं मेमल्स, स्तनधारी, इनके स्तन होते हैं लेकिन देते अंडे हैं, है ना। एकिडना को आप क्या बोलते हैं, एकिडना को आप, है ना, स्पाइनी एंट ईटर, जो चीटी खोर जिसको बोलते हैं, हिंदी में नाम भी ऐसे, कंटीला चीटी खोर, यानी स्पाइनी एंट चीटी ईटर यानी चीटी खोर, टेकीग्लेस्कस, इसका वैज्ञानिक नाम है टेकीग्लेस्कस। वैसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत टफ है, और ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछेंगे तो समझ लो कोई भी नहीं कर पाएगा, ऐसा सवाल है। मोनोट्रिम पूछ सकते हैं, मोनोट्रिम में थोड़ा सा है, मिलता जुलता है, कि बहुत बार मेमल्स की बात करें तो मेमल्स ऐसे जो एग देते हैं, मोनोट्रिम। रैंकर चरने वाले रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो रैंकर चलते हैं, और जो स्तनधारी हैं उन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है, भोजक कड़ी कौन है, मोनोट्रिम है। रैंकर चलने वाले और मेमल्स, उन दोनों के बीच की जो भोजक कड़ी वो कहे मोनोट्रिप है, यानी वो हैं स्तनधारी तो हैं, लेकिन वो रैंकर चलने वालों की तरह अंडे देते हैं, तो अंडे भी दे रहे हैं स्तनधारी, इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कहीं इन दोनों के बीच का सिस्टम था, बाद में स्तनधारी में वो कन्वर्ट हो गए। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है, आपको पता है, सबसे बड़ा मैंने बताया, और सबसे छोटा है चुचुंदर, स्क्रू। एग्जाम में बहुत बार इनकी हार्ट बीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए, 2-3 पूछे गए। जैसे ह्यूमंस का तो आपको पता है 72 पर मिनट हार्ट बीट, ब्लू व्हेल का पूछा गया था 25, मेंढक का भी पूछा गया था 200, और छुछुंदर का है 800, यानी हर 1 मिनट में
कितनी बार हार्ट बीट होती है, हमारा हृदय धड़कन करता है। तो ब्लू व्हेल 25 सबसे बड़ा है स्तनधारी, चुचुंदर 800, मेंढक 200 और ह्यूमंस हम 72। एक क्विक रिवीजन के बेस पे आप देखोगे ना तो थोड़ा देख पाओगे। तो प्लेप्टस और एकिडिना ये दोनों क्या है, मोनोट्रिम्स के एग्जाम्पल्स हैं, और वो जो अंडे देते हैं उनको मोनोट्रिम्स कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे छोटा स्तनधारी, सबसे धीमा हार्टबीट ब्लू व्हेल का होता है, सबसे तेज हार्टबीट स्क्रू यानी चुचुंदर का होता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाँ सर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और ऑस्टियो सुने ना। अब धीरे धीरे हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। अब कहाँ पहुंच जाएंगे, अब हम ह्यूमंस में जा रहे हैं धीरे धीरे। बस इस वर्ड्स के बाद आप क्या देखेंगे, बोन्स के बारे में, ह्यूमंस की बोन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सर हम बायोलॉजी में ऐसा क्यों जा रहे हैं, हम अभी बायोलॉजी की शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन है ताकि पूरी बायोलॉजी का एक बेस आपके पास हो। और जब आप मेरे साथ सेल टॉपिक से कवर करें, कोशिका से शुरुआत करेंगे, जब उत्तक पे जाएंगे तब आप देखेंगे ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको कहाँ काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि कुछ अटपटे सवालों के जवाब इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। जैसे ऑस्टियोलॉजी, बोन्स की बात कर रहे हैं, हड्डियों की बात कर रहे हैं, अस्थियों की बात कर रहे हैं। तो ऑस्टियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। दो तरह की बोन्स डिजीज के बारे में बताता हूं, ओस्टोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस यानी पोर्स, पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र। ओस्टोमलेशिया यानी विटामिन डी की कमी के कारण, है ना, में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, ओस्टोमलेशिया, हड्डियां कमजोर होती है। ओस्टियो यानी बोन्स, मलेशिया यानी जिससे क्या हो, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आपको पता है ना कि हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, विटामिन डी। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सन, सूर्य। वरना फिश विश खाना पड़ेगा, नॉन वेज में जाना पड़ेगा। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस महिलाओं में होता है, किस में होता है, फीमेल्स में होता है। और जब वो 45 ईयर्स की एज के बाद एस्ट्रोजन जैसे उनकी बॉडी में कम होता है तो उनकी बोन्स छिद्रित हो जाती है। तभी तो महिलाएं ज्यादा ये कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, शिकायत रहती है ज्यादातर। घर में देखा होगा मम्मी और बहुत सारे दादी सबको यही शिकायत, इन आदमी पापा कम शिकायत करते होंगे मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द है पैरों में, लेकिन महिलाएं हर स्तर पे 30 साल से 25 साल से शुरू हो जाएंगी तो वो ये कहेंगे पैरों में दर्द है, वो एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। अब ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पोर्स यानी छोटी छोटी छिद्र होते, तो खोखली हो जाएंगी, अब हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे, छोटे छोटे पोर्स तो कमजोर हो जाएंगे। डेक्सा और बीएमडी इसकी जांच के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये टेस्ट है जहां हम इन डिजीज के बारे में पता करते हैं। डेक्सा, DEX से डेक्सा, और बीएमडी की फुल फॉर्म कई बार पूछी कि बी यानी बोन्स, एम यानी मिनरल, डी यानी डेंसिटी, कि हड्डियों में मिनरल की डेंसिटी क्या है। बीएमडी टेस्ट बहुत होता है, डेक्सा जो टेस्ट है वो दोनों में एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या है, अब शुरू करेंगे थोड़ी सी कहानी। अभी ध्यान रखना, हम कंकाल तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको व्यू दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं इस क्लास में कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, 206 बोन कौन सी हैं, नेम, उन बोन्स के नाम के बारे में बात कर रहा हूं। फिर हम बात करेंगे कार्टिलेज क्या है, मसल्स क्या है ना। अब फिर हम देंगे एक वर्ड, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटो स्किन से रिलेटेड, हम कह जाते हैं टेनिन हो गई है, स्किन रिलेटेड चीजों के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे हेप्टो, हमारे लीवर से रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे के बाद हम आएंगे कोशिका में, सेल टॉपिक में, जो आपको इस टॉपिक का व्यू देगा कि इस टॉपिक से जो सब कुछ सीखा है वो फिर धीरे धीरे आपके साथ काम आएगा। ध्यान रखना, हमारा जो स्लैग रहेगा वो कैसे रहेगा, हम कैसे तैयार करेंगे, सेल करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद टिश्यू, उत्तकों के बारे में जानेंगे, फिर हम ऑर्गन पढ़ेंगे, कौन कौन से बॉडी में ऑर्गन होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, इन सब के बारे में जानेंगे। और फिर पूरी डिजीज, बहुत सारी विटामिन्स, डिफरेंट टाइप के डिजीज, अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। मैं गारंटेड कह सकता हूँ, एक इंट्रो क्लास थी, इस इंट्रो क्लास से हमने बहुत सारे वर्ड्स का डाइवर्जन देखा और अभी भी इस क्लास में बाकी हैं, हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको बेस कवर लगेगा। इस क्लास के बाद आपको क्लास मिस नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जब बायोलॉजी में या किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारे
स्ट्रॉन्ग टॉपिक हमेशा पढ़ते रह रहे हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ आपने फिजिक्स कितनी बार पढ़ी होगी पूरी साल में, तो आप कहोगे सर नहीं पढ़ी, उसमें एक क्वेश्चन ही तो आता है सर, इसलिए नहीं पढ़ते। अच्छा चलो केमिस्ट्री सर थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, बायोलॉजी बहुत पढ़ते हैं, क्यों? बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और आपको पता है आपने उत्तक टॉपिक को उतना नहीं पढ़ा होगा जितना डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा होता, क्योंकि यूट्यूब पे 95% डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र 2-3 पढ़ाते हैं। आपको नर्वस सिस्टम भी कम देखने को मिलेगा, तंत्रिका तंत्र भी कम, क्योंकि 3-4 टॉपिक को बार बार पढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि यही बायोलॉजी है। कोशिका टॉपिक पढ़ा देंगे, पाचन तंत्र पढ़ा देंगे, श्वसन तंत्र पढ़ा देंगे और कहा जाएगा कि बस बायोलॉजी यही है, जबकि बायोलॉजी तो बहुत बड़ी है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो ऐसा लगता है कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं थी, चाहे आप किसी भी स्तर पे देखें, आरएस के स्तर पे देखें, अदर एग्जाम्स के स्तर पे देखें, तो ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को यहां मिलती है। अब हम बात करेंगे मानव के कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। छोटी सी जानकारी होगी क्योंकि टॉपिक तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन इस बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या बन सकता है। तो देखो हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं जब हम जन्म लेते हैं। यानी जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें जो बोन्स की संख्या है वो कितनी होती है? लगभग 300। ध्यान रखना कितनी होती है? लगभग 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, वो बोन्स क्या होती हैं? वो बन जाती हैं 206, 206 हड्डियां। सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय जब हम बिल्कुल शिशु होते हैं उस समय इन हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। एग्जैक्ट संख्या नहीं है ऐसी। अब प्रश्न एग्जाम में क्या बन रहा है कि ज्यादातर प्रश्न ये पूछे जा रहा है कि कौन से पार्ट में कितने बोन्स होती हैं। जैसे अंगुली में कितनी बोन्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी में कितनी होती हैं, पसलियों में कितनी होती हैं, हमारे सर में कितनी होती हैं, हाथ में कितनी है, पैरों में कितनी है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस क्लास के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी बोन्स लिखी हैं आपको। अब मैं आपको एक छोटी छोटी बात बताता हूं। 2 चीजें हमने बात की, तीसरी हमारी फिंगर्स, अंगुलियां। आप बात करेंगे 1 2 3, यानी इस अंगुली में 3 अंगुलियां हैं, 3 हड्डियां हैं, 3 3 6 3 3 3 चुक 12, और इसमें कितनी होती है? 2 14। तो हमारी अंगुलियां कितनी होती है? एक तरफ 14। हमारी फेस पे जो बोन्स होती है वो कितनी होती है? 14। रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? 26 होती है, लेकिन जन्म के समय 33 के आसपास होती है। पसलियां, रिब्स, जो पसलियां हैं ये वाली, तो ये कितनी होती है संख्या में? 24 होती है टोटल। 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, 12 इस तरफ होती है। ये जो है बीच में आप देख रहे हैं, अगर आप देखोगे यहां टच करके, एक तो बोन्स दिखेगी, बहुत बड़ी बोन्स जो यहां तक है लगभग, इसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसी से क्या होती है? रिब्स आकर अटैच हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। सिर में 29 होती हैं, हाथों में 31 होती हैं। जो हमारा क्रेनियम है, हमारा जो कपाल है, उसमें 8 होती हैं। हमारी कार्पल्स, कलाइयों में कितनी होती है? 8 होती हैं। हमारी कान में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 6, है ना। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो हमारी मेटाकार्प्स होती है, जो हमारी हथेली होती है ना, उसमें हथेलियों में 5 होती हैं। अब आप कहोगे सर ये तो याद करा जाएगा, बिल्कुल याद करा जाएगा, लेकिन जब हम कंकाल तंत्र को पढ़े होंगे तो हम डिटेल में 1 to 1 पढ़ेंगे। बस एक छोटा सा इंट्रो आपको यहां दे देता हूं, ध्यान रखना, घबराएंगे नहीं। एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के साथ दिक्कत है, सर ये तो इंग्लिश में नाम जानेंगे कैसे? बिल्कुल, जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, लेकिन हड्डियों के नाम जो है वो आपको इंग्लिश में ही पता होना चाहिए। आप भी जानते हैं इस बात को। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा हाथ है, ये जो हड्डी है ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस है। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब ये जो है उसको क्या बोलते हैं? अल्ना। बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। ये देखो, ये क्या है? ये कुल्ले की हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? हिप बोन। कुल्ले की हड्डी, हिप बोन। बिल्कुल सही है। ये जो जांघ की मोटी हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपको पता है? बिल्कुल सर। देखो, अगर आप देखोगे पैर में नीचे वाले हिस्से में वो कौन सी होती है?
टीबिया, क्या होती है? टीबिया। इसके नीचे की बात करें तो फेबुला। इस तरह से 206 का जो बोन्स का स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हल्की हल्की इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। जैसे मैं आपको हथेली की बात करता हूं, तो हथेली में जैसे बोन्स क्या है, जैसे ये वाली जो बोन्स होती हैं, ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। ये वाली जो है यहां वाली, इनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और ये जो देख रहे हो, ये जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जुड़ी होती है वो किस जॉइंट से जुड़ी होती है? सैडल्ड जॉइंट से जुड़ी होती है। 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सैडल पॉइंट होती है। मैंने ऐसे बता रखा कि यहाँ जो जुड़ी हुई है, ऐसे आप कलाइयाँ मोड़ पा रहे हैं, तो ये जो जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है? ये सैडल्ड जॉइंट से जुड़ी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है, हथेली की जो हड्डियां हैं वो किससे जॉइंट से जुड़ी रहती हैं? तो वो सैडल्ड जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। इस तरह से होती है। जैसे और अगर मैं आपको बताऊं, कुल्ला है ये हमारा, ठीक है। जो कुल्ले में बड़ी हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे थोड़ा नीचे जाऊं तो ये क्या है? फीमर। मैंने आपको बताया था अभी, सबसे बड़ी हड्डी, जांघ की हड्डी इसको बोलते हैं। ये जो आप टखने के ऊपर जो देख रहे हैं, जो जॉइंट होता है ऐसे वाला, ये वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे, इस वाले हिस्से में, इसको बोलते हैं पटेला। ये एनसीईआरटी की इमेज है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 हड्डियां हैं हमारे नीचे वाले हिस्से में। अगर आप यहां नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो 2 हड्डियां, एक तो है टीबिया और एक फिबुला। टीबिया और फिबुला, ये एक पैर की स्थिति की बात कर रहा हूं। इससे नीचे आएंगे तो जो टंकला होता है आपके, है ना, यहां जो पैरों का जॉइंट है उसको टॉर्सल बोलते हैं। फिर नीचे बोलते हैं मेटाटॉर्सल और फ्लेजिला, जो सबसे आगे वाली है फ्लेजिला। तो इस तरह से हर एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को जानेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कहूं कि हमारे शरीर की अगर सबसे लंबी अस्थि बोन कौन सी है, तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी है, बिल्कुल। सबसे छोटी अगर हड्डी की बात करें, बोन्स की बात करें, तो स्टेपिज, कान की हड्डी। स्टेपिज क्या है? सबसे छोटी अस्थि है जो हमारे कान में होती है, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी। तीसरा सबसे है कि जो नी बोन्स है उसको क्या बोलते हैं? पटेला। अभी बताया था आपको, नी बोन्स, पटेला। देखो, घुटने की नी बोन को क्या बोल रहा था? पटेला। ये हमें पता लग गया। जो हमारी शोल्डर बोन्स है, कंधे की, उसको क्या बोलते हैं? स्केपुला। अंश मेघला, स्केपुला बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद मत रखना, क्योंकि कई बार हिंदी में भी इसी की हिंदी लिखी होती है, स्केपुला। ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे ह्यूमरस, हमारे बाह्य अस्थि, ह्यूमरस हमें पता लग गया। कॉलर बोन्स, क्लेविकल, कॉलर बोन्स जिसको ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, ये वाली हम कहते हैं, यहां जो ये हड्डी दिखती है ब्यूटी बोन्स, सुंदर लगती हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारे अभिनेत्रियों के ऐसा होता है। और इस कॉलर बोन्स को हम इजीली फ्रैक्चर बोन भी बोलते हैं। चोट लगेगी जल्दी से टूट जाएगी, इजीली फ्रैक्चर बोन। एक तो इसको कोई सपोर्ट नहीं होता उतना, है ना, और बाहर के उभरी रहती है तो जल्दी से चोट लगती है, जल्दी से टोकचे नहीं, इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी जल्दी से। ये जो बोन्स है ये है ब्रेस्ट बोन, इसको उरोस्ती कहते हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं। तो कोई पूछे कि ब्रेस्ट बोन स्टर्नम है। हील जो एडी होती है उसको क्या कहते हैं? कैल्केनियम। क्या कहते हैं? कैल्केनियम कहते हैं। तो छोटी छोटी बोन्स के नाम है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, घुटनों की अस्थि को क्या बोलते हैं, हमारी कंध जो शोल्डर बोन्स को क्या बोलते हैं, हमारी कॉलर बोन्स को क्या बोलते हैं, हमारी ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं, हमारी हील बोन्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, और कंकाल तंत्र का जो स्ट्रक्चर उसमें पता होना चाहिए। जैसे मैं अब हाथ के बारे में बताता हूं आपको। अगर हमारे हाथों की बात करेंगे तो मैंने बताया शोल्डर, क्लेविकल, क्लेविकल, यस सर, क्लेविकल अभी आपने बात की थी। देखो हाथ की बात की थी, देखो ह्यूमरस, ह्यूमेरस, बिल्कुल सही है। अगर मैं आगे की 2 बात करूं, यहां वाली, तो है एक है रेडियस और एक है अल्ना। बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बता दिया था। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेजिलस, बिल्कुल सही है, ये भी हमें पता लग गया। तो हाथों के स्ट्रक्चर, पैरों का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कोई पूछे कि टेल बोन,
या अगर आप देखोगे या पीठ में पीछे की तरफ एक टेल बोन होती है जो अब हमारे पास उतनी एक्टिवली डेवलप नहीं है। टेल बोन जिसको क्या बोलते हैं, है ना, कॉकिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। जब आप रीढ़ की हड्डी के बारे में जानोगे तो सबसे लास्ट में आप देखोगे कि क्या है, कॉकिक्स, जिसको टेल बोन बोलते हैं। जो जबड़ा, मैंडिबल, क्या है ये वाला जो है हिस्सा है वो क्या है, मैंडिबल है। बिल्कुल सही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। आगे का हाथ अल्ना और रेडियस हमें पता लग गया, फीमर, फिबुला, टिबिया हमें पता लग गया। हाँ, एक बात देखो, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वेट कौन सी बोन सहन करती है, तो वो है टिबिया। सबसे, भाई हमारी बॉडी में सहन कौन करेगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, तो सबसे नीचे वाला हिस्सा जो भार सहन करता है वो टिबिया, इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे मजबूत हड्डी भी होती है, सबसे मजबूत। और बाद में जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं, पहले हम यही जानते थे, लेकिन ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसको आप मैंडिबल भी बोलते हैं, जबड़ा, जॉ। ठीक है सर, बेसिक आपने स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी हिस्ट्री, बोन्स, मसल्स, उन सब के बारे में जानते हैं। जितनी भी बोन्स है, जितनी भी हड्डियां हैं, है ना, वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती है। तभी तो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, हमारा कंकाल तंत्र बना है। और ये जो कंकाल तंत्र है वो उन बोन्स के ऊपर, उन हड्डियों के ऊपर क्या है, मसल्स जमा हुआ है। देखो ना आप, ये सब क्या है, ये सब मसल से हर जगह क्या है, मसल जुड़ा है, यानी मांसपेशियां होती है। और मांसपेशियां हेल्प क्या करती है, भाई हड्डी जुड़ गई, मांसपेशियां क्या करती है, इनको हिलने डुलने में हेल्प करती है ना, कॉन्ट्रैक्शन में, सिकुड़ने में, संकुचन में हेल्प करती हैं। और हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो ढांचा है, ये सारे बोन्स मिलकर बनाते हैं। इसको स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र कहते हैं। दो चीजें इसमें आपको जाननी होंगी, एक तो लिगामेंट और एक टेंडन, स्नायु बंदर और कंडरा। लिगामेंट और टेंडन दोनों को इंग्लिश में ही याद रखना है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो तो भी आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। लिगामेंट जहां हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हमारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जहां जहां हमारी बोन्स से जुड़ी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लिगामेंट, स्नायु बंधन। और जहां बोन्स मसल्स के साथ जुड़ी हुई है वहां है टेंडन, कंडरा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बार। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशंस, हमारी बॉडी में पोषक तत्व कौन से हैं, क्या क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कौन कौन से रूप कैसे हम करते हैं, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलते हैं। फिर हम आएंगे कोशिका पे, ताकि आपको एक बेसिक पूरा ओवरव्यू साइंस का पता लग जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा इससे लेटेस्ट कुछ बातें बताऊं तो वो है स्प्रिन। क्या है? स्प्रिन। स्प्रिन का मतलब जानते हैं क्या है? स्प्रिन लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट आपको पता लग गया, हाँ सर, लिगामेंट का मतलब है जहां बोन्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। लिगामेंट्स में अगर खिंचाव आ जाए तो उसको स्प्रिन कहते हैं। हम कहते हैं यार स्प्रिन हो गया है, खिंचाव हो गया है ना बॉडी में, तो डॉक्टर दवाई देते हैं, खिंचाव के कारण में पेन होता है। अब बोन्स वर्ड को पूरे लेक्चर में भी यूज कर रहे हैं कुछ 10 मिनट से, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि हड्डियां क्या हैं, कैसे बनती हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जो हड्डियां की कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिका जिसको बोलते हैं, जिसको ओस्टियोसेल बोलते हैं, ओस्टियोसेल। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसेल। मैं आपको बताऊंगा कि हड्डी वर्ड्स का कैसे है। ओस्टियो, तो जो बोन्स बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उन सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो कोई बोलेगा कि अच्छा ये बोन्स बनी हमारे शरीर में, तो कौन बनाता है इनको? तो बनाता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं ओस्टियोब्लास्ट जो हमारी बोन्स को बनाती हैं, और बोन्स सेल को ओस्टियोसेल या ओस्टियोसाइट कहते हैं। ये थोड़ा सा हल्का वर्ड है ओस्टियोसेल, ओस्टियोसाइट यहां ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं आप एग्जाम में। और इस प्रोसेस को, बोन्स बनने की इस प्रोसेस को ओसिफिकेशन कहते हैं, कि जो हड्डियां बन रही है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ओसिफिकेशन कहेंगे। एक वर्ड और आप बार बार याद करते होंगे, कार्टिलेज, उपास्थि। कार्टिलेज, उपास्थियां याद कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बोन्स नहीं है, क्या है? ये कार्टिलेज है। स्टडी ऑफ
कार्टिलेज, स्टडी ऑफ या उपास्थियों का अध्ययन क्या होता है, कैंड्रोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी सर इसमें इस लेक्चर से एक फायदा तो ये हो गया है कि जो बहुत सारी ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं या जहां जहां टर्म्स बीच में आएंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि एग्जामिनर बात किस फील्ड में करना चाह रहा है, किस क्षेत्र की बात वो कर रहा है, उसका आइडिया हमें रूट वर्ड से पता लग जाएगा। तो कैंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। मसल्स, क्योंकि हमने हड्डियों की बात की है तो मांसपेशियों को आप नहीं छोड़ सकते। मांसपेशियां नहीं, मसल्स। हम कहते हैं मेरी मसल्स में पेन हो रहा है, यानी मेरी मांसपेशियों में दर्द है। स्टडी ऑफ मसल्स, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, दो वर्ड्स इसके लिए जनरली यूज करते हैं। एक तो है सार्कोलॉजी, एक है मायोलॉजी। मायोलॉजी भी अच्छा वर्ड है इसके यूज करने के लिए, और सार्कोलॉजी, दोनों वर्ड्स यहां एग्जाम में होंगे। अब आप कहोगे दोनों आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, है ना। हर तो का जवाब नहीं होता, ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया तो हर तो का जवाब नहीं होता, आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। सार्कोलॉजी और मायोलॉजी दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टडी ऑफ मसल्स। मसल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स ये भी है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, नंबर ऑफ मसल्स हैं कितनी है, 639। नंबर ऑफ बोन्स हमें बताया। अगर मैं सबसे बड़ी मसल्स की बात करूं तो वो जो हमारा कुल्ला है, हिप्स जो है, वहां पर होता है ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मसल्स है। सबसे लंबी मसल्स अगर पूछे तो जांग की, है ना, स्टोरियस है। सबसे छोटी है स्टेपिडियस, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हमारी है मेस्टस, हमारी जांग की हड्डी। उसके बाद सबसे व्यस्त, सबसे ज्यादा हमारी मसल्स, कार्डिक मसल्स है, लगातार काम कर रही है, हम सो रहे हैं तो भी वो मसल्स काम कर रही हैं। तो कार्डिक मसल सबसे बिजी, सबसे व्यस्त मसल्स है। सबसे लंबी मसल्स हमारी कुल्ले की है, सबसे लंबी मसल्स हमारी जांग की है, सबसे छोटी मसल हमारी कान की है, सबसे मजबूत हमारी जबड़े की है। तो मसल्स से रिलेटेड, मांसपेशियों से संबंधित इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी मसल्स हैं, तो सबसे ज्यादा है हमारी आइरिस, जो हमारी आंखों में होता है। आइरिस का काम क्या है, आंखों में पुतली का जो आकार है, हमारी जो पुतली है उसके आकार को कंट्रोल करती है। कौन, आइरिस मसल्स। तो सबसे एक्टिव मसल्स आइरिस मसल्स है। और ये जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों में जो संकुचनशील होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, वो दो प्रोटीन्स के कारण होता है। एक तो है एक्टिन, एक है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, इन दोनों के कारण ही हमारी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्शन होता है, जो किसकी वजह से होता है, संकुचन और जो फैलाव है वो इन दो प्रोटीन्स की वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक वर्ड और बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन वाले डॉक्टर की बात करें। यानी डर्मेटो का मतलब है त्वचा, स्किन। तो डर्मेटो कहां से आया, यहां स्किन से निकल कर आया, बिल्कुल सही है। अब हम त्वचा की बात करेंगे, शरीर में जो हमारी स्किन है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है पूरी बॉडी में, सबसे ज्यादा सारी स्किन है, क्योंकि चार, और बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि स्किन क्या है, एक ऑर्गन है। स्किन क्या है, एक अंग है, सबसे बड़ा अंग है हमारी बॉडी का। इसलिए तो हम शरीर, जो त्वचा है, जो स्किन है, उसको हार्पल मोला अंग कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव भी होता है, मल्टीपर्पज ऑर्गन होता है। क्या क्या काम करता है वो, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कैसे करेगा सर कंट्रोल, क्योंकि इस त्वचा के नीचे एक फेट की लेयर होती है जो हमारी हीट है उसको संरक्षण करने का काम ये करता है। इसलिए ये काम क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली तापमान को नियंत्रित कर रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि जो फेट की लेयर थी हमारी बॉडी में, उसे अगर वो नहीं होती तो ये हीट, पूरी ऊष्मा बाहर चली जाती। तो उस ऊष्मा को, हीट को बाहर नहीं जाने के लिए परत काम करती है, ये ऊष्मा का लेयर बनाए रखती है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का काम है ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना, उसका संरक्षण करना और जरूरत होने पर बाहर निकालना, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर करना और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। बिल्कुल
ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड्स हम क्या करते हैं, स्किन से रिलेटेड पूछते हैं। अब एक दो इंपॉर्टेंट पार्ट और बचे हैं, 10 से 15 मिनट में इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। देखो, ब्लू व्हेल आप जानते हैं, ब्लू व्हेल बहुत सबसे बड़ी और पोलर बियर, ये एक्चुअल में वहां रहते हैं जहां बहुत सर्दियां होती हैं। पोलर बियर आपने देखे होंगे बहुत बार नेशनल जियोग्राफी पे, और बहुत जो वेब सीरीज में भी आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे, जहां हम लोग बर्फीले एरिया में रहने वाले पक्षियों के, उनके जानवरों के बारे में बात करते हैं। तो जो पोलर बियर है उसकी स्किन की जो बहुत मोटी लेयर होती है, तो वो क्या करती है, वो उन्हें बचाती है, ठंड से बचाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बर्फीले एरिया में रह रहे हैं जहां सिर्फ महीनों तक बर्फ रहती है। तो ब्लबर, उस परत को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं ब्लबर। ब्लबर क्या है, एक त्वचा के नीचे एक फेट की एक मोटी लेयर है जो सर्दी से बचाती है पोलर बियर और ब्लू व्हेल को। अब एक वर्ड है पैलियो, सुना होगा। पैलियो का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव, पुरानी बातें, प्राचीन समय की बात, यानी पैलियो। और फॉसिल यानी जीवाश्म। तो पैलियंटो, पैलियंटो का मतलब है जीवाश्म। तो पैलियंटो पुराने समय की बात कर रहे हैं, पुरातात्विक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेंटियोलॉजी, जहां हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। प्लेंटियोलॉजी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन। और जीवाश्मों का अध्ययन क्या बताता है, पुरातात्विक चीजों के बारे में। जैसे अगर मैं आपको कहूं जो प्लेंटियोलॉजी है, वो फादर ऑफ प्लेंटियोलॉजी कौन है, लियोनार्डो दा विंची। और इंडियन जो प्लेंटियोलॉजी है वो डॉक्टर बीरबल साहनी। बहुत बार बेसिक वनडे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, खास तौर से भारत के जो इंडियन प्लेंटोलॉजी है, पुरातात्विक जो है, उनके बारे में बात की जाती है। पुरातात्विक चीजें हमें पुरानी सभ्यताओं के बारे में बताती है, प्राचीन समय में जिन अवशेष हमें मिले उनके बारे में हमें जानकारी देती है। तो प्लेंटोलॉजी जो वर्ड है हम पुरातात्विक चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करते हैं, हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, तो पुरातात्विक सर्वे, वहां में क्या पता लगता है, जीवाश्मों की मदद से हम पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो प्लेंटो जो वर्ड है, पैलियो जो वर्ड है, उसका मतलब प्राचीन, और प्लेंटोलॉजी यानी जहां हम जीवाश्मों का, फोसिल्स का अध्ययन करते हैं, इस तरह के। अब एक छोटा सा वर्ड हो रहा है हेपेट। इसका जो रिलेशन है वो है यकृत से, लीवर से। हेपेट का मतलब होता है यकृत या लीवर। जब कहता है तेरे अंदर जिगर नहीं है, तो जिगर का मतलब यहां लीवर से। क्यों इंपॉर्टेंट है हेपेट वर्ड जो है, वो क्यों इंपॉर्टेंट, लीवर वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग, यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कोशिका भी कौन सी है, यकृत है। और होता कहां है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी ओर दाहिनी ओर स्थित होता है। बिल्कुल सही है। ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर है, ब्राउन कलर का होता है। मैं बताऊंगा आपको लीवर का स्ट्रक्चर डिटेल में, जब हम लोग पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे, तो लगातार हम उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। क्या है लीवर, क्या फंक्शन है लीवर की, कैसा दिखता है, कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, कैसे काम करता है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर इसके बारे में देखेंगे। अभी एक सिंपल सा हेपेट वर्ड की वजह से, इस रूट वर्ड की वजह से हम इस टॉपिक को छोटा सा बात कर रहे हैं। और लीवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी है, लेबोरेटरी भी है, इसको कह सकते हैं कि रसायनशाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारी बॉडी का मुख्य उपापचयी अंग भी है। यहां से बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल कर आई। अगर मैं आपको इस लेक्चर का शुरुआती बताऊं कि हमने कहां से इस लेक्चर को शुरू किया था और फिर हमने कहां तक लेकर आए, हमने देखा कि क्या साइंस की क्या परिभाषा है, उसके बारे में बायोलॉजी क्या होता है, कि इन्होंने इस शब्द के बारे में बात की, बोटनी और जूलॉजी के बारे में बात की, जैव संवर्धन के बारे में बात की, हाइड्रोफाइट जलोद्भिद पादपों के बारे में देखा, क्रायो वर्ड्स के बारे में बात की, फिर एनिमो वर्ड्स के बारे में जाना, फिर वाटर के थोड़े बिहेवियर के बारे में बात की कि इसका कैसा बिहेवियर है, फिर फिनो और इंथो वर्ड्स के बारे में बात की। इसके बाद में हमने देखा बोन्स के बारे में हमने जाना, छोटे छोटे जो स्प्रेंटो, लीथ, इक्थियो वर्ड्स के बारे में जाना, मैस्ड मेमल्स वर्ड के बारे में जाना, एगलेस मेमल्स के बारे में जाना, ओस्टियो वर्ड्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने मसल्स वर्ड्स को अच्छे से समझा कि मसल्स क्या होते हैं,
डर्मेटो वर्ड्स के बारे में बात की, हेपेटो वर्ड के बारे में बात की और बहुत सारी चीज़ें बेसिक फॉर्म में जानी। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी बायोलॉजी का, अब टॉपिक वाइज शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा और बीच बीच में देखा है तो आप पूरा देखिए। इस क्लास के नोट्स भी आपको, मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं कि नोट्स मिल जाएंगे तो क्यों करेंगे मेहनत, वीडियो देखा हुआ है पढ़ लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप 100% कवर करें, 100%, तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना होगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 15 से 20 दिनों में, 1 महीनों में किसी की तैयारी कर लेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं कह रहा हूं अगर आप बहुत जल्दी भागकर तैयारी कर भी लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप भी जानते हैं सिलेक्शन तक ये लंबा समय मांगता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम दीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छे से पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ लगातार आपके लिए सारी क्लासेस होती रहेंगी। मैराथन क्लासेस भी लाएंगे, PYQs के सॉल्यूशंस भी आपको करवाएंगे, नए MCQs बताएंगे और नोट्स फॉर्म में चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए आगे करते हैं।